इजराइल से बढ़ के ईरान को सऊदी अरेबिया से दुश्मनी है, और सऊदी अरेबिया को ईरान से। और जो अब चीन उनके दरमियान, अब देखो ईरान का अभी इस वक्त इंटरेस्ट क्या है। जॉर्डन एक पेपर टाइगर था हमेशा से, जॉर्डन हमेशा से पालतू कुत्ता रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे गलत है। असल में हमारी नजरें होनी चाहिए इस्लामाबाद की तरफ कि इस्लामाबाद क्या कर रहा है। यार ज़ियाउल हक की जो सोच थी ना, मैं समझता हूँ कि बगैरत था लेकिन बहुत दिलेर था। ईरान का जो एटीट्यूड रहा है फिलिस्तीन के एतबार से वो उतना ही है जितना उनको पॉलिटिकली सूट करता है। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी जंग अज़ीम जो है वो शुरू है। ईरान ने भरपूर हमले का आगाज़ किया ऑन इज़राइल। हाँ जी। और अब नाजरीन हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्ले आउट करता है। ईरान के पास कुछ बहुत बेहतरीन प्लेयर्स हैं और उनके स्टार्टिंग लाइनअप में उनके पास शाहीन मिसाइल्स हैं। शाहीन मिसाइल्स नहीं, क्या नाम है? शाहिद ड्रोन्स। यासीन भी उनकी है। नो, द यासीन रॉकेट इज हमास। खैबर रॉकेट उनके पास। देख कम से कम 100 ड्रोन तो हैं उनके पास, ये तो कंफर्म बहुत ज़्यादा 300 ड्रोन एटलीस्ट उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। नहीं 100 तो हम कह सकते हैं ना कि हमने देख लिए हैं। इफ़ यू वांट टू, इस पे बड़ा अच्छा ब्रेकडाउन मैंने देखा था। एक एक्चुअली काफ़ी उन्होंने स्ट्रेटेजिकली हमला किया है इजराइल के ऊपर। बेसिकली जो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम्स है ना, बिकॉज इजराइल सबसे प्रोटेक्टेड एयर स्पेस है ऑन अर्थ, उनको इंगेज करने के लिए उन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया। जो पिछले दिनों परेड्स की बात हो रही थी ना कि परेड क्यों होती है, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्केल की परेड थी बेसिकली कि हम ये कर सकते हैं। और सिर्फ इजराइल को नहीं, रीजनल पावर्स को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, इजिप्ट को, सबको पैगाम है, जॉर्डन को स्पेशली। और एट द एंड ऑफ द डे शैतान बुजुर्ग, ईरान को शैतान बुजुर्ग कहता है, अमेरिका को। अच्छा, सबको। ये खुमैनी ने खुद नाम दिया था शैतान बुजुर्ग, बड़ा शैतान। सो आई थिंक काफ़ी रीजनेबल बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं ईरानी। ये सोफिस्टिकेटेड कल्चर है, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड कल्चर। लेकिन आई थिंक बहुत एक मेजर्ड रिस्पॉन्स था। ऑल्सो लाइक लॉट ऑफ द, मैंने पिछले 24 घंटे में देखा है कि लाइक अगर ऑनेस्टली मैं हमला भी नहीं कर देता लाइक कोई कुछ कर रहा है उस पर नुक्ताचीनी करने के बजाय ये सवाल पूछना चाहिए कि एक इंटरनेशनल सॉवरेन डिक्लेयर्ड टेरिटरी यानी एक एम्बेसी पे हमला हुआ है, जो जिनेवा का कन्वेंशन की एक वायलेशन है और एक्ट ऑफ वॉर है, और किसी सफारत खाने ने, मुसलमान और गैर मुस्लिम ने मजम्मत नहीं की बशमूल पाकिस्तान। तो लाइक ये उसकी सब्सिक्वेंट रिटेलिएशन की कितनी कोई गर्मी या सर्दी थी वो गेज करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमने क्यों नहीं कुछ किया। मैं हैरान हूँ, अजीब जब आपने व्लॉग नहीं बनाया वहाँ जाके हर एवरीथिंग अंडर द सन पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस जो है ना, सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल क्लास, हर चीज़ को कवर कर लेते हैं। बहावल नगर ईरान के ऊपर उनकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला होता है, रेडियो साइलेंस। दैट वाज द शो। ईरान पॉडकास्ट बड़ी अच्छी थी, इट वाज अ गुड रन। 7 साल बड़ी मेहनत। तो गाइस थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। उस दिन मैं मुबशर लुकमान से मिला। नहीं, किधर? एक ईद गैदरिंग पे। एंड आई आस्क्ड हिम, वो उसका ओपिनियन था कि अच्छा, थॉट यू गोना से आई आस्क्ड हिम आप ईरान पॉडकास्ट देखते हैं। मैं जिक्र भी नहीं किया ईरान पॉडकास्ट का, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा कि क्योंकि वो बात कर रहे थे कि अभी जो करंट हमारी गवर्नमेंट है वो अब इंडिया से दोबारा फ्रेंडशिप करेगी और क्लासिक नवाज शरीफ पावर मूव होगी। एक्सेप्ट नवाज शरीफ पावर में नहीं है और वो कोई मूव्स नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, तो ये आपको नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान की तरफ कोई हमें हाथ बढ़ाना चाहिए? एंड इमीडिएटली उनका रिस्पांस था कि देखें ये चीज़ें ना अबव माई पे ग्रेड है। ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक्सेप्ट जब इजराइल से दोस्ती करनी होती है। सो फनी सेड मुबशर लुकमान, जो शायद मीडिया में बानी था कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने रिलेशनशिप। हे गाइस, यू नो इजराइल इज नॉट अ बैड कंट्री, यू नो। उनके पास ड्रिप टेक्नोलॉजी है। देखिए हम सारा का सारा अपनी जो जंगल है, जंगल कह रहा हूँ, डेजर्ट है, उसको एग्रीकल्चर यूज उनको ड्रिप टेक्नोलॉजी है, बट डू दे हैव द ड्रिप? असल सवाल ये है। आई मीन ईरानियों की ड्रिप तो काफ़ी, ईरानियों की ड्रिप और उनकी रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई है डेफिनेटली। लेकिन इजराइल का फील रिस्क फैक्टर बहुत लो है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा। उनकी अगर आप वो प्रोपोर्शंस देखो ना, गोल्डन रेशियो के ऊपर उनका नाक फनी सा होता है और आंखें से टेढ़ी सी होती हैं। अच्छा, वो श्योर वैसे मान के हम बैठेंगे और तू जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट लेगा वो एब्सोल्युटली इसके बरक्स होगी, एंटी ईरान होगी। या नो, आई नो, लिसन,
बिकॉज Why did माशरे he में think that? This is the real. Okay, so okay, sure. इससे पहले उसको बताना दे why he thought that. आई थॉट दैट बिकॉज पहली जो मेरी डिस्कशन अमान के साथ हुई थी उसमें अमान बड़ा क्रिटिकल था कि यार ईरान जो है वो असल में एक पेपर टाइगर है It is. और वो बस अपनी मसल्स फ्लेक्स कर सकता है, और अगर वो सीरियस होता कोई कॉन्फ्रंटेशन के बारे में तो उसने एक सीरियस अटैक किया होता. No, I didn't. So this is the thing. ईरान ने प्रोएक्टिवली हमला नहीं किया इसराइल के ऊपर गाजा के मामले को लेकर. Reactively किया. ईरान ने रिएक्टिवली अपनी सॉवरेनिटी की खातिर किया. वो कोई भी रीजनेबल फेयरली डेवलप्ड मुल्क करेगा. ईरान ने कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं एग्जिबिट किया. जो उससे पहले एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा था ईरान की तरफ से, और वो असल में वही वो जो एक हॉट सीट है उम्मत की, 2 बिलियन अवाम के दिलों की. कभी अर्दोगान उसमें आ जाता है, कभी इमरान खान आ जाता है, कभी शायद MBS बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग. मतलब मैं हसन निसार को भी देख रहे थे, मैंने थिंक मुबशर लुकमान के बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग, बड़ा फ्यूचरिस्टिक बादशाह है. मतलब पूरा शहर एक सीधी लकीर में द लाइन, इट्स जस्ट कंप्लीटली. I'm sorry. It's so funny है, कहते हैं कि Yeah. एक सीधी लकीर में MBS Everything good in the world comes in straight lines. ये जो बिग ब्रेन आइडिया रात के 3 बजे आया था ना बॉयज साथ बैठ के. असल हमने अभी हज नहीं की हुई यार. नहीं, नहीं हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है. बुनियादी तौर पे जो रिएक्शन है ईरान का, इट्स नॉट एबनॉर्मल फॉर एनी नेशन स्टेट. उससे पहले की जो सारी बातें थी ना, द रेजिस्टेंस, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रिबेलियन. एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या था? ईरान, द हुथीज, हिजबुल्लाह, रशिया, व्हाटएवर. इट्स अ कंप्लीट एक प्रोपेगेंडा का टूल, एक फैंटेसी है, एक मिथ है, राइट. देयर होल आइडिया इज रीजनली अपनी पावर को इंक्रीज करना, और किसी भी नेशन स्टेट का काम होता है कि अपना रीजनल या इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना. अगर पैलेस्टाइन एक अच्छा कुर्बानी का बकरा बनता है, सो बी इट, ठीक है ना. मजहबी सेंटिमेंट का मिसयूज़ या इस्तेमाल या व्हाटएवर यू वांट टू से इट, वो हर एक गवर्नमेंट अपने अपने जोन में करने की कोशिश करती है. लाइक लिटरली बुश ने कह दिया था कि मैं जो जंग कर रहा हूँ ना इराक के खिलाफ, ये गॉग एंड मगॉग के खिलाफ है, मैं क्रूसेड्स कर रहा हूँ. विच बाय द वे एट द टाइम जो शिराक था, आई थिंक द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, ही लिटरली सेड ये बंदा पागल है, लाइक प्राइवेटली वंस द फोन कॉल एंडेड. खैर, सऊदी अरेबिया का अपने आप, फॉर एग्जांपल द टर्म है खादिमुल हरमैन शरीफैन, जो ऑटोमन्स ने डेवलप की थी, कि दोनों जो शरीफ पाक हरम है उनके हम खादिम हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, उनके हम कस्टोडियंस हैं. वो भी टेक्नोलॉजी कैरी फॉरवर्ड की है. काबे की गिलाफ का तैयार होना, चाबियों का, सफारत खाने से कोई अगर अफसर आए, कोई फॉरेन वो आए डिप्लोमेट्स, उनको विजिट करवाना काबा के अंदर. रिलीजन विल ऑलवेज प्ले अ रोल इन. सो जो बैतुल मक़दिस की रिलीजियस इमेजरी और आइकनोग्राफी है, वो ईरान ने बहुत इस्तेमाल किया. अगेन इट टाइज इन जो शिया रिलीजन के अंदर एक माइथोलॉजी है, एंड टाइम्स के बहुत सेंट्रल उसकी एक वो बनती है उसकी एक बिलीफ सिस्टम्स में, महदी के इर्द गिर्द, एंड टाइम्स प्रोफेसी के इर्द गिर्द. उसमें मस्जिद अल-अक्सा, वहाँ यहूदियों का क़याम पजीर होना, इसराइल की फॉर्मेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें प्लेन करती हैं उनके प्रोपेगेंडा में. प्लस इसराइल और ईरान इन टर्म्स ऑफ द वे दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देयर सोसाइटी, वो एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, सेम साइड है, डिफरेंट साइड्स हैं. आई वुड से कि जहाँ वो एक ज़ायनिस्ट जूइश नेशनलिज्म है, रिलीजियस नेशनलिज्म है, यहाँ पे पर्शियन रिलीजियस नेशनलिज्म है. यानी उसमें कल कौमियत भी है, उसमें एक मज़हब का तड़का भी है, यानी दुनिया और जो एक अस अगेंस्ट द वर्ल्ड वाला एटीट्यूड है, वो इसराइल का भी है. बाय द वे, इसराइल भी हमेशा से कहता है कि हम में और दुनिया हमारे दुश्मन है. इसराइल इज लिटरली ऑन ऑल साइड्स अपने दुश्मनों से सराउंडेड रहा है फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. ईरान भी, आई मीन ईरान टेक्निकली बट इराक, एक्चुअली ईरान ने ज़्यादा एक्टिव वॉर्स लड़ी हैं इसराइल से. it's neither here nor there, but in the sense of I do understand कि बात ठीक है, ईरान इंटरनेशनली ज़्यादा एक्टिवली इंगेज्ड है जंग के अंदर. इराक हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर अ वेरी सक्सेसफुल वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सीज को चलाना और अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना. सो जो ग्रेटर सॉर्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर, अज़ाइम और वो सारी चीज़ें, उसके अंदर अगर बैतुल मक़दिस का नैरेटिव या पैलेस्टाइन का नैरेटिव टाई इन करता है तो फिट है उनकी तरफ से. उसमें वो अगेन कोई स्टेट, कोई मॉरल, पीपल इंडिविजुअली इन द स्टेट कैन बिलीव एक नैरेटिव में एंड कैन बी मॉरली इंक्लाइंड टू बिलीव दैट नैरेटिव. बट एज अ होल ईरान का जो नैरेटिव है, द होल आइडिया इज़ उम्मत की लीडरशिप रोल को ऑक्यूपाई करना.
सऊदी अरेबिया क्लियरली उससे हट रहा है, रीजनल एलाय है इसराइल का, ये बात नुमायाँ हो चुकी हुई है, हिस्टोरिकली काफ़ी देर से रह चुका हुआ है, बट पिछले 5 सालों में स्पेशली अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद तो पब्लिक नॉलेज है। लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं कि ईरान का एक कोर इथोस है, ये टाई इनटू नहीं करता जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का आइडिया है कि ये 3-4 ममालिक हैं और ये अमेरिका के खिलाफ नो, बट द आइडिया इज कि वो अमेरिका के खिलाफ क्यों जंग लड़ रहे हैं, यानी एट एवरी सिंगल पॉइंट उन्होंने अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट भी तो किया और कोऑपरेट भी किया एज अ बैकडोर डिप्लोमेटिक पार्टनर, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर इराक में, अफगानिस्तान में। अमेरिका से उनकी दुश्मनी एक बयानिया है, एक बयानिया है एज द रिजल्ट ऑफ उनकी नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल या जो भी आप उसको कहेंगे। जब उन्होंने अगर एक फुल हम टिन फॉयल हैट कंस्पिरेसी मोड में जाएं तो इवन खुमैनी की रेवोल्यूशन जो है वो एक वेस्टर्न बैक्ड कू था, ठीक है ना, इन अ सेंस। अगेन इस पे मैं वो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, बट माय पॉइंट इज कि बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है वैसे, इस पे लोग बहुत बहस करते हैं, भाई नहीं बिलीव करते इस चीज़ को, बट नहीं वो लाइक ईरान में लोग नहीं बिलीव करते, शिया नहीं बिलीव करते, पाकिस्तान में जनरली लोग बिलीव करते नहीं, वो तो ईरानी रेवोल्यूशन को इवन मजहबी क्लास के अंदर बहुत बड़ा एक लाइक वो कम इल्मी की वजह मजहबी विक्ट्री के तौर पर समझा जाता है। बुनियादी तौर पे ईरान की जो अगेन कोई भी मुल्क किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई भी मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता। जहाँ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइन करते हैं वहाँ ममालिक एक दूसरे का। मैं आपको एक क्लासिक मिसाल देता हूँ, अभी अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग है। अज़रबैजान नेटो एलाय है लेकिन है शिया कंट्री, ईरान नेटो का दुश्मन है लेकिन है शिया कंट्री। ईरान ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया, अज़रबैजान को सपोर्ट किया अमेरिका ने, ये तो समझ आता है, ठीक है। लेकिन इंडिया जो नेटो एलाय है, इजराइल जो नेटो एलाय है, उन्होंने सपोर्ट किया आर्मीनिया को, क्योंकि वो नेटो की इन्फ्लुएंस इस रीजन में इतनी नहीं बढ़ने देना चाहते कि नेटो उनके सर पे सवार हो जाए या अमेरिका उनके सर पे सवार हो जाए, राइट। सो जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं जो प्ले आउट करते हैं इन वेज के अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में सोशल मीडिया है और हम पर्सोनिफाई करते हैं स्टेट को, कि उसको हम बहैसियत फ़र्द व्यू कर रहे होते हैं, और जिस तरह फ़र्द से हम एक मोरालिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो हम स्टेट से भी एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक नाइव बचगाना एक्सपेक्टेशन है। जो मचोर इसमें और शायद दुरुस्त तो नहीं कहूँगा, मचोर नज़रिया ये होगा कि आप नेशन स्टेट को एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट देखें, और वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट हैं ईरान के अंदर, ठीक है ना, जो अलाइन करते हैं किसी सर्टन कॉजेज़ के लिए। ईरान का जो एटीट्यूड रहा है फ़िलिस्तीन के एतबार से वो उतना ही है जितना उनको पोलिटिकली सूट करता है। दे वुड नेवर गो आउट ऑफ देयर वे टू स्टिक देयर नेक आउट एंड वो उतना नुकसान बर्दाश्त करेंगे जिसका उस कैलकुलस के अंदर फ़ायदा या बेनिफिट भारी है। यानी जब वज़न तोला जाएगा तो अगर नुकसान का पलड़ा भारी है तो वो नुकसान तो नहीं लेंगे, बिकॉज नेशन स्टेट का काम नहीं है किसी मॉरल आइडियल के पीछे के वो अपना मटेरियल नुकसान कर लें, वो माली नुकसान कर लें, जानी नुकसान कर लें। तो ईरान ने अच्छा अब इसमें, लेकिन इजराइल चाहता है कि एस्केलेशन हो, बाय द वे काफ़ी नुमाया है ये, क्योंकि इजराइल की अब चमड़ी कमर से उधेड़ दी है हमास ने, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो एम्बेरस हो चुका है। वो एक टारगेट नहीं अचीव कर पाया गाज़ा के अंदर, उसने एक कोई मेजर मिलिट्री टारगेट नहीं किल किया। याह्या सिनवार हो जाएं, इस्माइल हानिया हो जाएं, खालिद मशअल हो जाएं, अबू बैदा हो जाएं, मैनी मोर। उन्होंने कोई फिजिकल टेरिटरी गेंस नहीं की, वो लोगों की स्पिरिट नहीं ब्रेक कर पाए फ़लस्तीन के जो आम सिविलियन है, और ना वो हमास की मिलिट्री बैकबोन तोड़ पाए, ठीक। और वो हमास एक बेयर बोन्स फोर्स है, तो वो ईरान से खुद नहीं लड़ना चाहता, वो ईरान से अपने अब्बू को लड़वाना चाहता है, और जो अब्बू हैं वो इस केस में एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो डैन कोहन साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, जो एक इजरायली बंदे के साथ ही है जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे, जो ये जो हॉस्टेजेस हैं उनको वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो नज़रिया है वो कहते हैं वो तो कि बॉल्कनाइजेशन इसराइल की जो है वो काफ़ी इनेविटेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है उनकी सारी पब्लिक कम्प्लीटली फेथ लूज़ कर चुकी है। उसमें पब्लिक का जो फेथ है वो एक दो वहाँ पे जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनके अंदर है, और वो कहता है कि द सेकंड ये लोग निकलते हैं तो ये गवर्नमेंट जो है ये कोलैप्स कर जाएगी। मुझे डैन कोहन ने जब हमने इंटरव्यू किया था उसके बाद बताया था, इंटरव्यू में बताया था कि अपेरेंटली इजराइल में जो सेंटिमेंट है ना, एक नेशनल कॉम का कल्चर का सेंटिमेंट जो होता है वो ऑब्सेस करते हैं इसराइली मिलिट्री के ऊपर। यानी मे बी एक 80s-90s का पाकिस्तान जिस तरह आप कहते हो। मैं ये मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि हमारी ये जो PTA टाइप्स की हमारी आर्मी भी इजराइल की आर्मी है, दिस इज बुलशिट। हमारी आर्मी मुसलमानों की, पाकिस्तान मुल्क की फ़ौज की एक इदारा है एक पाकिस्तान का। बट सिमिलर सेंटिमेंट इस सेंस में है कि वो जो एक ऑब्सेशन है ना अंधी किस्म की, कि बस हमारी फ़ौज
बहुत एफिशिएंट है, बहुत कामयाब है, बहुत प्रैक्टिकली राइट, जो 90s के अंदर एक लोगों की परसेप्शन जो थ्रू आउट रही है, बट 80s 90s के बाद डिमिनिश हो गई है। इजरायली सिविल सोसाइटी के अंदर इजरायली मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में बहुत बिलीव करते हैं लोग, आईडीएफ में। उसके अंदर आई थिंक ताल्लुक ओनरशिप का इसलिए भी है बिकॉज सब क्योंकि किसी न किसी लेवल पे सर्व कर चुके मिलिट्री सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक एफिलिएशन और एसोसिएशन बहुत हैवी है और ओनरशिप है उसकी। और दूसरी ये बात है कि उनको नैरेटिव स्टार्ट से यही बेचा गया कि अस अगेंस्ट द वर्ल्ड है, हॉलोकॉस्ट 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 हॉलोकॉस्ट। एक्चुअली अस अगेंस्ट द वर्ल्ड तो प्री डेट करता है इजराइल को भी। नहीं, ज़ायनिस्ट मूवमेंट का 200 साल का नैरेटिव ये हॉलोकॉस्ट। ज़ायनिस्ट मूवमेंट से पहले ये प्री डेट करता है। जो एंटायर चोजन ट्राइब का कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत पुराना यार वो चलो कम से कम किताबों तक महदूद था ना। कलेक्टिव जूइश आप कह लो जो डायस्पोरा था पूरी दुनिया के अंदर, वो जगह जगह उस कल्चरल एथनिक आइडेंटिटी से एसोसिएट कर लेते थे। अरब वर्ल्ड में हो, ऑटोमन्स की वर्ल्ड में हो, यूरोपियन जुडाइज्म हो, तो वो किसी न किसी जोन में उसमें आ जाते थे एज मॉडल सिटीजन कि हम तो इस कौम से हैं, हम तो स्पेनिश हैं, हम तो यूरोपियन हैं, हम तो टर्क्स हैं, हम तो ऑटोमन्स हैं, हम तो फलाने हैं। लेकिन इजराइल के जो यूनिक फिनोमेनन है कि उन्होंने उस नेशनल उस रिलीजियस आइडेंटिटी को एक नेशन के साथ जोड़ दिया कि अब ये है तो यहूदी है, ये नहीं है तो यहूदी नहीं है। और हॉलोकॉस्ट की हील्स के ऊपर वो ऐसा डेवलप किया उन्होंने नैरेटिव कि यार हाँ दुनिया तो हमें तुली हुई है ख़त्म करने पे, लेकिन हमने ये बड़ी अल्लाह की मर्जी से बड़ी कोशिश करके ये अपना एक छोटा सा मंसूबा कर लिया है, तो अब हमने हर किसी से लड़ जाना है। विच इज़ वाई आपको नज़र आता है कि यूएन के साथ जो भी उनका एटीट्यूड होता है, आप उनके आम सिटीजन्स के देखते हो ना वो ऑन द स्ट्रीट इंटरव्यू, और उनके बड़े सेनेटर मिनिस्टर वगैरह, वो यूएन को ऐसे डिसमिस करते हैं ऐसे पता नहीं पता नहीं कोई मतलब कोई कुत्ता बिल्ला है। एंड वो उस सेंस में नहीं करते जैसे सेंस में मुसलमान करते हैं कि यार हमें तो इसने डंडे ही मारे हैं हमेशा। वो सेंस में करते हैं कि हम किसी सिरे से मानते ही नहीं है, ऐसे कुछ समझते ही नहीं है। वो इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा नहीं, ज़ायनिस्ट की बात करूँ जो एक्सट्रीम ज़ायनिस्ट है, वो इंटरनेशनल लॉ कोई शय नहीं समझते वगैरह वगैरह। सो आप बेसिकली एक रोग नेशन के साथ डील कर रहे हो, और मैं रोग नेशन बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ कि वो एक फंक्शनिंग नॉर्मल नेशन स्टेट नहीं है। वो एक रोग नेशन है जिसको एक मजहबी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की एक ग्रुप का वो हाईजैक हुआ हुआ है। डिफरेंस ये है कि वो अवाम में बॉटम तक परमिएट कर गया। अगर हम वापस ईरान की तरफ आए, अभी आपने मेंशन किया कि कोई भी बैल्कनाइजेशन वाले पॉइंट पे मैं एक बात बता दूं, श्योर, इस पिछले दिनों ये मज्जों वाला भी, मज तो नहीं है वो, खैर रेड हेफर जो है, गाय हैं वो गायों का जो मामला है ना, वो भी एक परफॉर्मेटिव, वो मजहबी, वो एक सर्कस कर रहे हैं इसी बाल्कनाइजेशन के डर में कि आप यार आप तो सोचो एसएसजी जाके कच्चे के डाकुओं से हार जाए, राइट, हम मतलब आपका सारा वो टूट जाएगा ना, मान पॉसिबल ही नहीं है ना, या आप बिलीव नहीं कर सकते। या मरीन्स जो हैं उनको फैंटी लगा दें, आई डोंट नो कुछ और। मेरा ओपिनियन इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो आइडिया है ना कि हमास ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, मुझे लगता है कि आईडीएफ का और जो इजरायली इस्टेब्लिशमेंट है, नॉट नेतन्याहू स्पेसिफिकली, नेतन्याहू की सीट तो चली गई थी आज से 2-3 साल पहले जब करप्शन केसेस उस पर खोल गए थे। गई नहीं थी, नहीं चली गई इन द सेंस कि वो री इलेक्ट नहीं होगा। नहीं, वो बहुत चांस था रिलेक्ट होगा। नहीं, प्रोटेस्ट देखो वो बड़े आइसोलेटेड प्रोटेस्ट थे स्टार्ट नहीं में थे। जब 7 अक्टूबर से पहले जो शुरू हो रहे थे ना, वो बड़े वाले शुरू हो रहे थे। नेतन्याहू की रेटिंग्स 3 साल पहले से गिरना शुरू हो गई हैं। उसकी अपोजिशन पार्टीज खड़ी होकर उसको ले रही हैं। उसकी विद इन पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी। उसने जो नैरेटिव स्टिक टू किया है पिछले 1.5 साल में, हाईली एक राइट विंग रिलीजियस सेंटिमेंट का, और सेटलर कॉलोनीज दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए रीटेक कर रहे एरियाज, मेरा ख्याल है जो उन्होंने अभी तक जितना भी काम किया आईडीएफ ने इस पर्टिकुलर जंग के अंदर, वो सिर्फ था कि सिविलियंस को मारो। आप पूरा का पूरा तरीके वॉर देख लें, तरीके वारदात देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी टेररिस्ट तंजीम को हमलावर होना है तो कभी भी इस तरह शहरों के अंदर घुस के आप ब्लाइंडली लोगों को मार नहीं रहे होते। पाकिस्तान भी टेररिस्ट के खिलाफ लड़ता रहा, और पाकिस्तान के पास इतना मिलिट्री बजट ही नहीं जितना इजराइल के पास है। उस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ही नहीं मौजूद। इंडिया भी करता है, ईरान भी टेररिस्ट के खिलाफ काम करता है, सारी दुनिया करती है, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं तो जो उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं वॉर में, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने वाले हैं ही नहीं। वो तो मैसेकर वाले हैं कि जो रास्ते में उसको मारते जाओ। टोटल इसका ये पर्पस था कि जो राइट विंग सेंटिमेंट उन्होंने डेवलप किया, जिसके अंदर एक बेहतर क्लास ऑफ सिटीजनरी है जो ज़ायनिस्ट इजराइली हैं और बाकी सब अछूत हैं, उसके अंदर वो उस चीज़ को मर्डर ही नहीं समझते, और वो नैरेटिव बार बार वो बेच रहे हैं। आप जितना भी टिकटॉक्स पे कंटेंट बन रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर्स इजरायली बना रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर लें तो बेसिकली रिवर्स कहते हैं नाज़ीज़म, कि एक अछूत कौम है,
और हम हाक में वक्त हैं, ताकतवर हैं, हमने वो प्रोपगेट करना है। जो बॉल्कनाइजेशन है, मेरा ख्याल है कि ये एक जो नैरेटिव यही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान के टोटे टोटे हो जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह मामला चल रहे हैं, जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं तो वो चीज़ें होती नहीं, इस तरह ऑपरेट नहीं करती। ब्रेकडाउन उस तरह के नहीं होते जब तक कि कोई सुपर पावर इंटरवीन ना करे, जब तक कि इराक़ में अमेरिका फिज़िकली ना आ जाए। क्या सदाम से ज़्यादा आमरीत किसी की थी? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी डीपली सीटें नहीं थी। जब तक कोई सुपर पावर आके उसको ना हटाए तो उसकी बॉल्कनाइजेशन नहीं, मैं यही बात कर रहा था कि बल्कनाइजेशन, मैं ही इसी बात पे आ रहा था कि ठीक है, आपने एक बात की कि उनका एटीट्यूड ये था कि बस हमने रास्ता, ट्रू, बट मिलिट्री टारगेट्स को भी हिट करने का शौक सबको ही होता है। वो ना डिमोरलाइज कर पाए हैं अवाम को, ना वो उनको फुली से वहाँ से भगा पाए हैं, ना, और उनको वेस्ट बैंक में प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली इजरायली इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ था हमास को और बहुत ओवर एस्टिमेट किया हुआ था अपने मिलिट्री के अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को स्पेसिफिकली। सो फॉर एग्जांपल हमास इस वक्त ऑपरेट कर रही है 2 to 3 मैन सेल्स के अंदर। 2 to 3 मैन सेल के पास ना कोई कम्युनिकेशन है विद द रेस्ट ऑफ द सेल्स। तो अब कन्वेंशनल आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ख़त्म, इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस ख़त्म। आप रेडियो साइलेंस है, आप कोई हैक नहीं कर सकते, कोई रेडियो वेव पे उनकी बात नहीं कैच कर सकते। उनको उनका हदफ मिला हुआ है, उनके पास X और Y अमाउंट ऑफ खाना है और राशंस है और मिलिट्री सप्लाई है। उन्होंने X या Y अमाउंट के साथ इतना काम करना है। अब आप जब 70,000 बंदों से लड़ रहे हो जो 3 की यूनिट्स में है, तो आप 70 नहीं, अब आप 3 into 70,000 से लड़ रहे हो। अब बात समझ ना मेरी? तो और फिर टनलिंग का जो सारा प्रोसेस है, वो जिस तरह से उन्होंने आगे, ये बात दुरुस्त है कि वो इस इंटेंशन से नहीं आया कि वो सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस मामले को क्लियर करो। उन्होंने तो बल्कि रबल भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। पता है ये जो रबल थी ना, मिसाल देता हूं, अगर एक घर में इन्फेस्टेशन आ जाए तो एक तरीके से फ्यूमिगेट करें, एक तरीका है पूरे घर को। उन्होंने मलबा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि इससे हम पोर्ट बिल्ड करेंगे अपनी, यानी जो सारा कंक्रीट और स्टील ज़ाया हो रहा है, हम इसको इकट्ठा करके जो यहाँ पोर्ट, ये पोर्ट में रहता है ना गाजा के ऊपर, वो तो इस हद तक उस जोन में गए हुए थे। तो वो ये होता है, ये थोड़ा सा ना एक थोड़ा अनबिलीवेबल हो जाता है आम ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रैप्ट अप होते हैं उसके अंदर की कंस्पिरेसी, और हर चीज़ प्लान्ड है और हर चीज़ हर एंगल उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। एक उनका मनसूबा होता है और एक खुदाई मनसूबा होता है। तो ये दुनिया में कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े शोर मचाते हैं, भोंकते हैं, लेकिन एक एट द एंड ऑफ द डे एक मंशा भी होती है जो अल्लाह की होती है कि यार हाउ डज ही वांट समथिंग टू प्ले आउट। तो इट इज़ प्लेड आउट इन अ वे कि उनके लिए बहुत ही एम्बेरसिंग रहा है, मिलिटरली और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली। आप बॉयकॉट्स देख लें, ICJ का केस देख लें, ये होती सारी चीज़ें आप कह लें रिटोरिकल रिकॉर्ड, बॉयकॉट्स नहीं रिटोरिकल होती एक्चुअली। बॉयकॉट फिर भी वाहिद जो इकोनॉमिकली एक्चुअली डैमेजिंग होती है, और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी ICJ आई वॉश होता है। हाँ जी, लेकिन ओवरऑल ये ना एक बिल्डअप करके पूरा एक मुकदमा तैयार होता है। प्लस यू आर डीलिंग विद एन अमेरिकन पब्लिक जो अब 40-50 साल जंगों से थक चुकी हुई है। वो उस बंदे को वोट देना चाहती है जो बंदा जंग के खिलाफ बात करता है, जो पीस टाइम की बात करता है, जो ट्रेड डील्स की बात करता है, जो अमेरिकन डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है, अमेरिकन वर्कर को एम्पावर करने की बात करता है, और वो सरप्राइजिंगली ट्रंप है। ठीक है ना? तो आपको नज़र आया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ना सिर्फ पालतू कुत्ते ने उनके हाथ को काटा, जबकि वो सिर्फ उसको हड्डियाँ बोटियाँ ही डाल रहे थे, और उनको ये भी नज़र आया कि वो कुत्ता इतना मोटा पल पोस के फूल गया है कि उससे अब शिकार भी नहीं खेला जा रहा। आपको लगता है ये जंग जब इनिशिएट हुई है तो ये विदाउट एनी US नॉलेज हुई है, यानी कि उनकी तरफ से? यार देयर वाज इंटेलिजेंस, इजिप्शियंस ने भी दी थी इनको, और इनके पास भी इंटेलिजेंस थी, बट आई सस्पेक्ट कि इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। इनकॉम्पिटेंस जो होती है, जो ब्लोटिंग की वजह से होती है कि आप इतने करप्ट हो चुके होते हो अपनी मैनेजमेंट में, और दूसरा दे प्रोबेबली सॉ इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी जो कंस्पिरेटोरियल एलिमेंट है कि आंदे उन्होंने एक्चुअली मैं पहली बात से एग्री नहीं करता कि वो इतने ब्लोट हो गए हैं कि इनएफिशिएंट हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग। नहीं, आप दूसरी बात से मैं इत्तेफाक चलो मैं इंटेलिजेंस लेवल पे बात हूं, लेकिन मैं मुराद है मैं इनकॉम्पिटेंस लीड्स यू टू थिंक कि आंट दे असली संभाल लेंगे। नहीं, वो दूसरी वाली जो बात है वो बहुत मेरे ख्याल से, मेरा वैसे अपना एक ज़ाती मौक़िफ़ है कि गाज़ा दोबारा कभी सेम नहीं होगा। जो इज़राइल ने वहाँ तबाही कर दी है और जो वो मज़ीद करते रहेंगे फॉर सम टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमास उनका रिटेलिएटरी जवाब दे सकता है, लेकिन हतमी तौर पे उन्हें नहीं हरा सकता, ये पॉसिबल। वो तो हमास खुद एडमिट करता है, राइट। और इज़राइल बड़े आराम से बम मार के गाज़ा को पीस बाय पीस डिसमेंटल करता रहता है।
और जिस तरह इस दफ़ा उन्होंने एड ही रोक दिया वर्चुअली। यहाँ पे ना इशू सिर्फ ये है ना कि इशू सिर्फ ये है कि अगर ये बात ट्रू होती ना कि वो गाजा से डील कर पा रहे होते, हमारे साथ डील कर पाते तो वो ईरान के एसेट्स पे हमला ना करते। बट आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट मंथ के एंड से ही वो कॉन्स्टेंटली ईरान के एसेट्स पे हमला कर रहे हैं, इराक में, शाम में, मेरा जो उसमें मौक़िफ़ है कि जब इज़राइल ने गाज़ा को रबल बना दिया, सारी दुनिया देखती रही। रियलिटी तो ये है ना कि वो सक्सेसफुल हैं उसको रबल बनाने में। मैं ये इन पॉइंट स्कोरिंग सेंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये क्या चीज़ है कि हाँ उन्होंने तबाह कर दी है, ठीक है। क्या हमास ने बड़ा अच्छा जवाब दिया? बिल्कुल बड़ा अच्छा जवाब दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। उन्होंने गाज़ा को रबल बना दिया और उन्होंने देखा कि दुनिया ने कुछ नहीं कहा, तो फिर आप मैदान में कहते हो कि किस किस नाल साडा पंगा सी। यार ये पता क्यों, मैं उसको फिर अगले स्टेप ले जाता हूँ। उन्होंने ईरान से पहले वेस्ट बैंक में काम शुरू कर दिया था, शुरू किया ना, ट्राई किया। वेस्ट बैंक में उनको सोलिडिफाइड रेजिस्टेंस मिली कि उस वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट फिजिकली ऑपरेशनल भी ज़्यादा थी। वेस्ट बैंक गवर्नमेंट वैसे भी वहाँ वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट तो उनका पालतू है ना, एज इनकी जो वेस्ट बैंक वैसे ही ज़्यादा डेवलप्ड है, नेट है, हाँ, उनके पास एक्सेस है टू अदर कंट्रीज एज वेल। उन्होंने उसके बाद देखा ईरान। अब ये ड्यूल वजह है कि उन्होंने वेस्ट बैंक में भी पंगा लिया, फिर ईरान में भी लिया। उन्होंने कहा कि हमारी बैकिंग पे हमारा ओनर आ जाएगा, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। ओनर है इलेक्शन साइकिल में जी, अगर ओनर इलेक्शन साइकिल में ना होता तो ओनर शायद फिर भी कुछ कर देता, आ चुका होता अब तक, कुछ ना कुछ कर देता। ऐसे ओनर ने मौके पे कमांडो उतारे हैं, ये पकड़े गए हैं, वो बंदे उतारे हैं, पैसे उन्होंने एक लीक भी किया था व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पेज से, फोटो आई थी जहां बाइडन कमांडो से सलाम कर रहा था, उनसे मिल रहा था, और फिर उन्होंने जानबूझ के डिलीट कर दी। अच्छा, ये बाय द वे ये गलती से नहीं, उनका सोशल मीडिया मैनेजर हमारी तरह का कोई जोकर नहीं होता बैठा हुआ, ये बाकायदा पूरी एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है कि ये मैसेजिंग मार्केट में डाल दें कि वी आर देयर एंड वी आर सपोर्टिंग हमारे जो एलाइज हैं, बट देन उसको रेट्रोएक्टिवली करके फिर वो अजाला भी कर रहे होते हैं कि ओहो व्हाट इज दिस एंड मिस्टेक हो गई एंड हाँ, बिकॉज उनको पता है वॉर क्राइम्स हो रही हैं, उसका हम पार्टियां होते हैं। एक्चुअली इसमें एक और चीज़, मेरे ख्याल में बाइडन भी कुर्बानी का बकरा ही है। मैं बताता, इसमें एक और भी वजह है कि इनको पैसे भी वाफर वो दे रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के पैसे रोक दिए जी, उन्होंने यूक्रेन के असला रोक दिया और उन्होंने वो पैसा कहाँ डाइवर्ट किया? इजराइल। और यूक्रेन इस वक्त क्या रो रहा है कि हमें दरिया के बीच में लेके जाके हाँ जी, हुंसा छाड़ता है। बेसिकली जो वो आइडिया है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो अमेरिका ने सिलेक्शन की है यूक्रेन के बजाय इजराइल को सपोर्ट करने की। अमेरिका ने एक्चुअली पूरे यूरोप को नंगा करके छोड़ दिया जी, रशिया के सामने फेंक दिया, और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट यूरोप से ज़्यादा ज़रूरी है, गुजर गया है। बिकॉज अगर सऊदी अरेबिया ऑलरेडी अमेरिका के साथ है, जॉर्डन अमेरिका के साथ है, इजराइल अमेरिका के साथ है, यूएई अमेरिका के साथ, इजिप्ट अमेरिका के साथ है, और बाजार जो लग रहा है पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, तो उन्होंने वर्चुअली इंडिया से लेके इजराइल तक फतह कर लिया। इजिप्ट तक नहीं, इजराइल तक, बीच में पॉकेट्स हैं छोटी छोटी, इजिप्ट उस तरफ है, सॉरी इजिप्ट तक। और अफगानिस्तान की भी हमें अब नज़र आ रहा है कि एक क्लियर डील हुई हुई है, ठीक है, कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मामलात में, और हम आपके ग्रैंडर एस्पियोनाज के प्लान में प्ले करेंगे अपना किरदार। वो आपको नज़र भी आ रहा है जो वो ट्रेड्स कर रहे हैं, नहीं वो बाजार नज़र आ रहा है, वो तो टोटली चाइना और रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं अफगानिस्तान। उससे नहीं फ़र्क पड़ता अमेरिका का, क्योंकि उन्हें पता है अफगानिस्तान भी बहुत पीछे है टू बी ए लेजिटिमेट थ्रेट। अफगानिस्तान इसलिए आई थिंक डील का जब वर्ड बोलते तो एक नेफेरियस सजेशन आती है कि वो कोई फ्रॉडी हैं, और ये हमारे यहाँ का मजहबी रहनुमाओं ने और सियासी रहनुमाओं ने सजेस्ट भी करने की कोशिश की है। नहीं, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इन दैट सेंस। अपनी कोताही को छुपाने के लिए कि ये अफगानी क्यों नहीं कुछ करते, झूठ, वो मुल्क नहीं, आई डिडंट मीन डील इन द नेफेरियस, आई मीन डील एज इन लाइक एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हुआ है बिटवीन बोथ पार्टीज। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका मिल के टेररिस्ट के खिलाफ रेड्स करते रहे केपीके में जी, ठीक है। हालांकि हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो हमारे एनिमी नंबर 1 है। बल्कि अब तो हाफिज साहब ने क्रिकेट टीम को भी कह दिया कि सबसे हार जाना, इंडिया से ना हारना है। जी, ये रिसेंटली उनका एक बयान है। पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करने गई हुई है ना SSG के साथ, माशाल्लाह। तो पूरा यूरोप नंगा कर दिया उन्होंने, मिडिल ईस्ट सेलेक्ट कर लिया। इससे आपको पता चल जाए वर्ल्ड वॉर 3 का बैटल ग्राउंड कहाँ है। यूरोप नहीं है, यूरोप तो नहीं है। अब जब वर्ल्ड वॉर 3 का बैटल ग्राउंड डिक्लेयर हो गया, वैसे आप सल्लम की वैसे ना हदीसों में भी ना, अगर उसको वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दे दें, जो मलहमतुल कुबरा मलहमतुल उज़्मा है जो रवायतों में आता है, वो मिडल ईस्ट है टोटली जी। और यानी इस वक्त हर वो बंदा जो दुनिया को उस लेंस में नहीं देख रहा, या वो डिसर्विस कर रहा है, और जिन लोगों को इल्म है उस चीज़ का और वो इस लेंस में नहीं देख रहे, उनको सोचना चाहिए। क्योंकि मैं एग्री करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से कि नेशन स्टेट्स के पैराडाइम में जिहाद की, फिजिकली लड़ने की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे आ जाती है।
फाइनेंशियल रेट्रीब्यूशन की आवाम पे आ जाती है जो वो BDS के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऑल आउट वॉर हम इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं कर पा रहे क्योंकि इत्तेहाद नहीं है। और ईरान ने जो एक स्ट्रेटेजिक मूव की है, अगर लेट से इजराइल उसका रिस्पांस देता है, क्योंकि अभी ये भी है कि अगले 72 घंटे में इजराइल का रिस्पांस आना है। अगर लेट से इजराइल, अल्लाह ना करे, कोई नहीं चाहता कि आलमी जंग हुए, कोई पागल ही चाहेगा आलमी जंग हुए, लेकिन अगर वो ईरान की स्पीक फॉर योरसेल्फ बडी, ईरान की सॉवरेन टेरिटरी दैट्स नॉट एन एम्बेसी पे अटैक कर देते हैं, जो फिजिकल लैंड मैस है, इट्स हार्डर बट या हो सकता है। देयर इज अ सस्पिशन बाय द वे दैट वो आईसिस, दाइश या बलोच टेररिस्ट को यूज करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, हम सबको पता है आईसिस का नेक्सस क्या है। और ये जो इंटायर नॉनसेंस नैरेटिव दिया गया था वो डिसमेंटल हो गया। ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, उनसे पैसे लेके ये काम। दुड आईसिस कुछ भी नहीं है, बातिस्ट पार्टी के लेफ्ट ओवर थे। आईसिस सिर्फ एक नाम है जो अब कहीं भी इस्तेमाल होता है। ये वही है ना कि हर कोई TTP है और नहीं भी है। ये तो बेसिकली उज़्बेक मर्सनरी हैं यहाँ सारे, ठीक है, या इराकी मर्सनरी हैं, मर्सनरी ग्रुप्स ईस्टर्न यूरोप के भी हैं, सेंट्रल एशिया के भी हैं, सेंट्रल एशिया। थोड़ी देर ईरान पे वापस आते हैं, बिकॉज आपकी एक चीज़ आपने सजेस्ट की कि सारी जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने इंटरेस्ट के अंदर ही ऑपरेट कर रही होती हैं, कोई ग्रेट मॉरल उनको नहीं होती कि यार हमने इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना है। इस पे जो अक्सर क्रिटिक की जाती है, जो यहाँ पे लोग बहुत ईरान के सपोर्टर होते हैं, वो कहेंगे कि देखें फॉर इयर्स ईरान जो है वो वाया प्रॉक्सीज असला भी पहुँचा रहा है, पैलेस्टाइन को हेल्प कर रहा है। It's not. It doesn't support Hamas at all. It doesn't materially support Hamas. ये बहुत रिसेंटली हुआ है, बहुत रिसेंटली। आप पिछले 1.5 साल सिर्फ पॉलिटिकल अलाइनमेंट हुई है, पोस्ट एब्राहम अकॉर्ड ये सब कुछ। मिलिट्री एड और सपोर्ट वो सिर्फ हिजबुल्लाह को देता है, वो अपनी प्रॉक्सीज को देता है, और वो शिया मिलिशियास को देता है, हूतीस को देता है, वो शिया मिलिशियास को देता है। और उन पे भी उसके रिलेटिव डिग्रीज ऑफ कंट्रोल होते हैं। ऐसे नहीं है कि वो चाबी घुमाता है तो हिजबुल्लाह चल पड़ती है। एक रिलेटिव डिग्री ऑफ कंट्रोल है। ऑब्वियसली हिजबुल्लाह की रीजनल इंटरेस्ट हैं लेबनान के अंदर, हूथियों को यमन के अंदर है। सो ईरान हैज़ हैड अ वेरी बैड नेगेटिव रोल एक्चुअली इन इंटरनेशनल सॉर्ट ओमैटिक सेंस में। इराक में सुन्नी पॉपुलेशन को स्लॉटर किया था शिया मिलिशियाज ने। सीरिया के अंदर दे सपोर्टेड दी जो असद रजीम है, जिन्होंने एब्सोल्युटली ब्रूटलाइज किया सुन्नी पॉपुलेशन को, जो मेजॉरिटी है वहाँ पे। नॉट टू से कि सुन्नी सदाम हुसैन की लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नहीं उन्होंने भी रिवर्स ही किया था। बट माय पॉइंट इज कि ईरान एज एन एंटिटी, कासिम सुलेमानी जो कत्ल हुआ था जनरल का इराक के अंदर, वो वहाँ क्या कर रहा था? ही वाज अ शैतान, ही वाज जेन्युइन शैतान, he was a bad guy, he was like an actual bad guy. Actually there's no difference between him, but at the same time like उसको मारने का अमेरिका के पास कोई हक नहीं है। लाइक उसके मामले में अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि यार क्या अमेरिका की ऐसी की तैसी, उसने क्यों मारा मुसलमानों का बंदा है, तो मुसलमानों का बंदा। एक्चुअली इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि, और ये उलेमा ने भी बात करना शुरू कर दी, जो बड़ी स्टूपिड है। नेशन स्टेट का जो पैराडाइम है वो आपको तकसीम करता है, उसके इम्प्लिसिट उसके अंदर। अगर आप उस पैराडाइम में देखें अपने आप को और उस पैराडाइम के मुताबिक वर्ल्ड व्यू बनाएं, तो फिर आप कभी भी किसी भी मुस्लिम मुल्क से एलाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके इत्तेफाक पर्टिकुलर इशू पे हो ना रहा हो, जोग्राफियाई या माली। ईरान की भी जो बात है ना, बाय द वे, ईरान जो 30-40 साल से ईरान के उस फॉरेन पॉलिसी एम्बिट के अंदर फिलिस्तीन आता है, तो आता है नॉट बिकॉज ऑफ मोर, यू नो व्हाट आई मीन। किस तरीके से आता है? लाइक अमेरिका ने उससे दुश्मनी ठानी हुई है। अमेरिका का रीजनल एलाई सऊदी अरेबिया और इजराइल है, तो ईरान के कौन दुश्मन है? सऊदी अरेबिया और बेसिकली जंग सऊदी अरेबिया और ईरान की मिडल ईस्ट। दर हकीकत देखो, इजराइल से बढ़ के ईरान को सऊदी अरेबिया से दुश्मनी है, और सऊदी अरेबिया को ईरान से। और जो अब चीन उनके दरमियान, अब देखो ईरान का अभी इस वक्त इंटरेस्ट क्या है? शंघाई कोऑपरेशन कमेटी, ब्रिक्स, सऊदी अरेबिया के साथ फ्रेंडशिप, ऑयल एंड गैस ट्रेड। ईरान उस 30-40 साल बुरहान से निकल रहा था, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ जा रहा है, उसको वो स्टेबिलिटी दरकार है। अमेरिका को नहीं है। इजराइल को ईरान से कोई खास दुश्मनी नहीं है, इन द सेंस कि कोई ईरान जो चौथे महल्ले बैठा हुआ है, आई मीन इट्स नॉट वेरी फार अवे, बट इट्स नॉट, ईरान क्वाइट फार अवे। It's not like it's an alien, like it's not like Djibouti or like I don't know, कोई like agreed, but Malaysia to it, but it's ऐसा डायरेक्ट थ्रेट नहीं है उसको ईरान से, राइट? उसको डायरेक्ट थ्रेट्स होते थे। आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख लें, मिस्र एक थ्रेट था, सीरिया एक रियल थ्रेट था, और इराक एक रियल थ्रेट था। जॉर्डन एक पेपर टाइगर था हमेशा से, जॉर्डन हमेशा से पालतू कुत्ता रहा है ईरान। जॉर्डन एक्चुअली इतनी फंडिंग यूएस पे डिपेंड करता है। मुश्ताक ने बड़ी मजे की जो बात की, देखी उन लोगों ने?
उन्होंने किंग अब्दुल्ला को ट्विटर पे कहा है गद्दार इब्न गद्दार इब्न गद्दार, यानी 3 नस्लों से गद्दारी का। डूड बाय द वे इंटरनेशनली लाइक वो हो गया है वायरल, लाइक मिलियंस ऑफ इंग्लिश डूड हर जगह, टर्की, लेकिन इसमें कुछ गलत तो नहीं है। पाकिस्तान की जो स्टेट नैरेटिव या एस्टैब्लिश्ड जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जान अचकज़ई मिसाल तो इंटेलेक्चुअल तो जान अचकज़ई, या और इस तरह के जो हमारे मेन, आप कौन सी चर्च करके हैं, या पाकिस्तान लवर 786, इस तरह के जो हमारे पेजेस होते जो हैं पब्लिक ना, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे थॉट लीडर्स, वैसे कभी सोचा पब्लिक इंटेलेक्चुअल होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ब्लू चेक मार्क, सर बस माइक हो आपके सामने, ये आ जाते हैं, ये बैठ जाते हैं, माइक खरीद के आ जाते हैं ये लोग, ये तीनों बाप बेटा प्रॉपर्टी डीलर और ये इनका दोस्त। सो वो जान अचकज़ई दो एंगल से अटैक कर रहे हैं सेंटर मुश्ताक को। एक मजहबी की देखें, ये सैयद फैमिली है तो आप कहना क्या, मैं शट अप, एवरीबॉडी नोज कि परदादा से लेकर अब्दुल्ला तक ये लोग ट्रेटर्स हैं, ब्रिटिश एम्पायर के एजेंट हैं और ऑटोमन के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी और कैलिफेट की कमर तोड़ी थी। Do you think साउथ फैमिली भी ट्रेटर है? यस ऑफ कोर्स। यू आर सेइंग कि जो साउथ फैमिली करंटली सऊदी अरेबिया को रूल कर रही है, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ट्रेचरी की थी। ओके, इट इज एक सेकंड, लाइक अपनी थॉट इजराइल वाली कल पहले एक रिलीजियस एंगल से अटैक कर रहे हैं, वो कंप्लीट नॉनसेंस है, वो बड़ा डिसइनजेनुअस जो एक मजहबी कार्ड नहीं लोग अभी जब दिल करता है प्ले करते हैं। आई थिंक नॉन मजहबी लोग ये कार्ड प्ले और गैर मजहबी लोग प्ले। और मजे की बात ये है कि वो पता है किस सेंटिमेंट, किस वेन में है, इज दिस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये आपके अखलाकी इक़दार हैं आप लोग। मैन शट अप, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एनी ऑफ यू। टू कॉल समवन अ ट्रेटर क्या इशू है? आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, बिल्कुल जायज़ का है कि उसने ईरान के वो ड्रोन इंटरसेप्ट करके गिराए हैं, और क्या उसको मतलब अबू जी कहें, उसको दुआ दें, बददुआ ही देनी है ना उसको। और दूसरी चीज़, अगेन ये वो नेशन स्टेट वाला प्रॉब्लम है, हमारी सॉवरेन एयर स्पेस में ईरान ने कैसे, राइट, वाकई में मुझे तो अब थोड़ी सी जो उलमा की बातें थी, डॉक्टर सार वगैरह जो कहते थे कि नेशन स्टेट सबसे बड़ा शिर्क है, मैं अग्री नहीं करता इंटायरली से, बट नहीं आप अग्री क्यों नहीं करते? अच्छा तू बात कर रहा था कि ईरान जो है उसको, और दूसरी चीज उससे कोई थ्रेट नहीं है इजराइल को। दूसरी अटैक जो उन्होंने किया है उस पे, सेंटर मुश्ताक पे, वो है कि जी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज जो है ना किसके साथ, और जॉर्डन, लाइक मैं जॉर्डन के साथ तुम कुछ भी ट्रेड नहीं करते। असल में डर ये है कल को यहाँ से कोई सेनेटर या MP है, मैंने कल कहा ये सऊदी बादशाह क्यों है हमारा, अगला सवाल तो ये बनेगा ना। जो उनकी लाइन है उससे अगला सवाल जैसे मैंने क्यों पूछा था, ये सऊदी वाले भी गद्दार हैं, बिकॉज हर जाहिल आदमी से यही सोचता है। अगला कहना है कि ए ते ऑटोमन्स थे तो ये कहाँ से आए। सेम टाइम पे जो इनका परदादा है हुसैन बिन अली, नाम इतने अजीम रखे हुए हैं और सैयद हैं, जेन्युइन सैयद हैं, बंदे किसी बुलाब वाली बात ही है, यू नो व्हाट आई मीन, कि बनु हाशिम और वो, लेकिन काम तुम्हारा कुछ भी नहीं, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं तुम्हारा। हुसैन बिन अली और उसका बेटा अब्दुल्ला, जिसके नाम पे इसका नाम अब्दुल्ला है, ये बाप बेटा थे। बाप था शरीफ ऑफ मक्का और बेटा जो था वो डेप्यूटी था इन द पार्लियामेंट जो यंग टर्क्स ने बनाई हुई थी ना, जब ये ऑटोमन चपकलेशन शुरू हो चुकी हुई थी और यंग टर्क्स मूवमेंट आई थी, उन्होंने पार्लियामेंट्स बनाई थी। खैर लॉन्ग हिस्ट्री है। ब्रिटिश के मोरे थे 3-4, लगे ये तब भी ऑटोमन से गुलाम ही थे। हाँ, ये ऑटोमन्स के मुलाजिम होते थे। तो इन्होंने गोरों ने सिर्फ इनको नहीं लॉन्च किया हुआ था, 7 मिलियन इनको दे देते थे पाउंड उस जमाने में। ये बाय द वे साल बता दो कौन सा, रफली 1920s की बात है। 7 मिलियन। और 1925 में सऊदियों ने हमला कर दिया। उन्होंने ये उधर से सऊदियों को भी लॉन्च किया हुआ था, जो नजदी दावा था उनको भी ब्रिटिश ने लॉन्च किया हुआ था। उन्होंने एक जगह नहीं बैठ डाली हुई थी अपनी। खैर जो ये हाशिमाइट किंगडम है ना, ये सैयद ज़ादे जो थे मक्का के और जनरल हिजाज एरिया के, इराक में भी किंगडम था इनका, कत्ल हो गए थे 32 रेवोल्यूशन के बाद। ये जॉर्डन तो, और ट्रांस जॉर्डन जो इनको इलाका इनको फिर मिला था, इवेंचुअली जॉर्डन बन गया इतना सा। ये एक बिल्कुल आप समझे कि एक हिस्टोरिकल शाम के अंदर ना बस एक ऐसे एक वेज डाल दी हुई है। ये मुल्क है ही नहीं। ये मुल्क एक्चुअली इस वक्त अमेरिका के पैसों पे चलता है। ब्रिटिश अगर वो एड ना भेजें या कहते हैं वो मुल्क चलता नहीं है। जानू नहीं, इसकी जोग्राफी ही नहीं सेंस बनती ना। ये कश्मीर वाली पख है, फिलिस्तीन वाली पख है, ये सारी पखें ब्रिटिश छोड़ के गए हैं। ताइवान वाली पख है, ताइवान, हांगकांग वाली, ये पखें छोड़ के गए हैं। सो ये बेसिकली एट नो पॉइंट यू नो ना कि यार पहले फैसल बड़ा अच्छा बादशाह था। नो, एट नो पॉइंट जॉर्डन की लीडरशिप वर सिंसियर टू इस्लाम उम्मत। तो किंग फैसल की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब कंपैरिजन थोड़े जो लोग बनाते हैं कि यार वो बड़ा अच्छा था लेकिन ये वक्त के साथ बिगड़ गई इनके बादशाह। नहीं, जॉर्डेनियन रॉयल्टी
फ्रॉम डे वन इज अ ट्रेटर रॉयल्टी, जिनको बख्शा गया है ये उनकी गद्दारी की एवज, यानी ये खान बहादुर है। इट्स लाइक ज़मीन अलॉट हुई है, सिर्फ आपको उसकी बादशाहत दे दी। ये खान बहादुर है ना बेसिकली। तो अनफॉर्चुनेटली मसला क्या है कि इनका ये अपने आप को रखते हैं ऑब्सक्योर। जॉर्डन की पीआर बड़ी इंटेलिजेंट है इंटरनेशनल, वो अपने रानिया जॉर्डन की है जी, और लेबनान की है, जॉर्डन की है। वो दो काम करते हैं, वो एक अपने आप को रखते हैं ऑब्सक्योर और अपनी रॉयल फैमिली को करते हैं एज अ रोमांटिसाइज तरीके से प्रोजेक्ट। क्वीन रानिया मेरे ख्याल में इस वक्त जो 25 एंड अबव खवातीन है ना, उनको पता है वो ब्रांड है, वो ब्रांड है, वो सोफिस्टिकेटेड खत्म ब्रांड है, खूबसूरत भी बहुत है। होगी अपने घर में जाए जन्नत मेरी तरफ से। नहीं, अपने घर में भी खूबसूरत है, बाहर भी खूबसूरत है। हाँ, बाहर भी ये सर आ रहे हैं इनके दिन, सब खत्म बादशाह थे इंशाल्लाह। अच्छा, अब नाउ ने कंप्लीटली एविसरेट कर दिया जॉर्डन को, तो ये पॉइंट सेनेटर मुश्ताक, वेट यार एक सेकंड, जस्ट लाइक कैन यू कम बैक टू द, तो ये अटैक करने की कोशिश के सेनेटर मुश्ताक से, तो मैं पॉइंट नहीं, नॉट सेनेटर मुश्ताक वाली चीज़, जो ईरान की तो बात कर रहा था कि ईरान से कोई थ्रेट नहीं है इजराइल को एक्चुअली। इट्स ओके, दैट्स अ बिट ऑफ अ, मैंने एक वो ज़्यादा कह गया, देयर इज नो डायरेक्ट थ्रेट टू इजराइल फ्रॉम ईरान, नेवर हैज़ बीन। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थ्रेट, और उस पोटेंशियल थ्रेट के खिलाफ इजराइल रेगुलरली काम करता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। मिसाल तौर पर जो मशहूर सॉफ्टवेयर उन्होंने लॉन्च किया था उनके साथ, अमेरिका के साथ मिलकर, जो इन्होंने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में हैक किया था ईरान के। पेगासस नहीं, पेगासस बाद में, एक ओल्डर। पेगासस तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप करता है ना, फ़ोन हैक करता है। उन्होंने उनके न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया था और 2-3 साल लगे थे। इट वॉज वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ कोड, वो बहुत कोई टेक्निकल इन्होंने हैक बनाया था अमेरिकन और इजरायली ने मिलकर। जिस तरह आप रीजनली लॉन्ग टर्म थ्रेट्स नहीं असेस कर रहे होते, वो उस तरह वाली बात है। डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है इजराइल को, वो नंबर 1 पैलेस्टाइन है, नंबर 1 नेशन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। और 7 अक्टूबर से पहले मैंने पिछले 25-30 सालों में इतने सीरियसली डिस्कस्ड स्टेटहुड पैलेस्टाइन का नहीं देखा। हमास ने ये अचीव किया, नंबर 1। नंबर 2, उनकी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उनकी बिगेटरी, उनकी बदकारी, उनकी अपार्थाइड एक्सपोज हो गई है आम सिटीजन के सामने। ईरान का ब्लफ, आपको याद है जब हमास की लीडरशिप मिली थी ईरान से आफ्टर द अटैक, तो क्या कहा था उन्होंने? हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते, आपने हमारी इजाज़त या किसी भी मर्जी के बगैर। ऑफिशियल रिकॉर्डेड उनके स्टेटमेंट्स हैं, मैं बनावटी बातें नहीं है। ईरान, स्टेट ऑफ ईरान ने हमास की मैनेजमेंट को कहा था ऑफिशियली, आप गूगल कर सकते हैं। इसेंशली ईरान, और ये अगेन मैंने कहा उनका हक है, ये आई डोंट नो, किसी का कोई भी हक होता है, ये उनका प्रेरोगेटिव है एज अ नेशन स्टेट, वो इसी तरह ऑपरेट करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे गलत है। असल में हमारी नजरें होनी चाहिए इस्लामाबाद की तरफ, कि इस्लामाबाद क्या कर रहा है। इस्लामाबाद नहीं, पिंडी। मतलब 6 महीने लगे हैं पिंडी / इस्लामाबाद को, ट्विन सिटीज हैं। बट एक सेकंड, पहले आप लाइक ये पोस्चरिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से होती है, कि वो मॉर्टल एनिमीज हैं। बहुत इजी है यार, ये वही पोस्चरिंग है जो पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है, अमेरिका करता है ईरान के साथ। इट्स अ बिट डिफरेंट बिकॉज हम ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया आपस में। पाकिस्तान, तो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का जब न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा था, इजराइल रेगुलरली थ्रेटन करता था, उनके जहाज़ यहाँ तक आ गए थे उसको फाड़ने के लिए, राइट। अब उसकी रीफ्यूलिंग कहाँ हुई थी और वो कहाँ से री उड़े थे, कहाँ, सोच लो कहाँ होगा, हमारे पड़ोसी ईरान के अंदर ही, ठीक है ना। ये मैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कह रहा हूँ, ये बात आप प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको आप चले, इसमें नहीं इसको कहता कि मेरा ये केस है। माई पॉइंट इज़ के तो पाकिस्तान चौथे मोहल्ले क्या खतरा है? खतरा है, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। रियल टाइम में शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा बड़ा थ्रेट उनको रीजनल आता था, इजिप्ट इराक का। इराक की डिस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन, लिबिया की डिस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन, इजराइल और सऊदी अरेबिया की स्वाबदीद है। इन दोनों को खतरा था इनसे। अरब लीग के अंदर उनको खतरा था, OIC के अंदर उनको खतरा था, ठीक है ना। सो देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स टू दिस। ऑब्वियसली अमेरिका का भी इंटरेस्ट था कि लिबिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क ना बने, वहाँ एक इस तरह की लीडरशिप ना हो। इराक 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी लेके घूम रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, कुवैत को आंखें दिखा रहा है, किसको आंखें दिखा रहा है, ठीक है ना। सो अगेन एक बहुत लॉन्ग और टुमल्चुअस हिस्ट्री है। ब्लैंकेट ये नहीं कह सकते कि ईरान कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ब्लैंकेट ये भी नहीं कह सकते कि ईरान ही थ्रेट है। ईरान नहीं है, आई वुड लीन टुवर्ड्स द नहीं है, बिकॉज ईरान रीजनली कोऑपरेट कर लेगा इजराइल के साथ अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। अमेरिका के साथ कर चुका हुआ है वो। ये पाकिस्तान, आई मीन हमारे लिए हमारी इमेजिनेशन से बाहर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान कर चुका हुआ है।
राइट। अफगानिस्तान के मामले के अंदर पाकिस्तान कभी सी पैक कर रहा होता है, फिर कभी वो अमेरिकन एक से वो उठते हैं वहाँ अमेरिकन को टूर करवा रहे होते हैं ग्वादर का, राइट। सो ईरान ने बहुत कंट्रोल्ड, फॉर एग्जांपल उनका ड्रोन उनका चीपेस्ट और लाउडेस्ट वेपन है, राइट, और वो 6 घंटे 5 घंटे लगा के वो 110 माइल पे उड़ता है यार। वाई डिड दे अनाउंस इट एंड देन फ्लाई द ड्रोन? उन्होंने उनको टाइम दिया टू अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस को खाली करने का कि हम आ रहे हैं। ये 0 कैजुअलिटीज हुई हैं। या बिकॉज दिस वाज अ डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री टेक दैट दे कैन एम्प्लॉय। सो क्या किया, ये भी कंफर्म है कि अमेरिकन इसको टिप ऑफ उन्होंने पहले किया था, उनकी इंटेलिजेंस ने सिर्फ अमेरिकन को नहीं, उन्होंने जितने वहाँ पे प्लेयर्स थे सबको बताया, नेवी का आप लोग अपना उन्होंने बेसिकली डिस्प्ले किया अपनी माइट, अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज और माइट को, कि इस तरह से तुम्हारे हम आयरन डोम और पेट्रियट सिस्टम्स को एंगेज करेंगे ड्रोनों के साथ। वो चंद $100 का है, तुम्हारे पास चंद $1,00,000 के मिसाइल हैं। उस कैलकुलस में हिसाब कर लो एट्रिशन के एतबार से कि तुम्हारा तो क्या है कि आयरन डोम का क्लेम था 99% कहते हैं उसका डिफेंस का, शील्डिंग का, लेकिन इस अटैक में और इससे पहले एक अटैक हुआ था कुछ अर्सा पहले, उसमें 90 हमास के रॉकेट्स का 95% आया था। तो उसका कैलकुलस बहुत सिंपल है, आप 100 मारेंगे 5 लाख देंगे, और जो कॉस्ट है 100 की वो कुछ भी नहीं। सो जब वो एंगेज होते हैं ड्रोन्स, उसके बाद ईरान ने अपने मारे बैलिस्टिक बाय द वे आई थिंक $1 बिलियन लगा है अमेरिकन टैक्स पेयर का ये जो अटैक हुआ है। $1.5 लाख लगता है एक आयरन डोम की मिसाइल को जो काउंटर करती है। तो अगर आप 100 फेंकते हैं, ठीक है, तो आप उसके एवज 95 बचा रहे हैं, तो आप वो ज़रूर दे दें। सो अपने ड्रोन से पूरा एंगेज के सिस्टम को, फिर उसके फ़ौरन बाद आया इनके B ग्रेड क्रूज मिसाइल, यानी पुराने रीमेड जो रशियन मॉडल्स चाइनीज मॉडल्स इनके पास है। ये वो रशिया वाला फार्मूला है, पहले B टीम भेजो फिर क्रूज मिसाइल्स ने फिर मजीद इंगेज किया। फिर आई असल चीज़ जो 2 मिनट में पहुंचती है ईरान और इससे इसराइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जो नई टेक्नोलॉजी तक। और उसका वो वॉर हेड भी बड़ा ख़ास है इनका, वो फटता है पहले, वो 20-25 छोड़ता है बोगीज, जो फॉल्स वॉर हेड्स होते हैं, वो इनके, और वो बना ही क्लियरली इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। बाय द वे उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो एक नेचुरल ट्रैजेक्टरी पे नहीं उड़ता, वो भी ट्रैजेक्टरी भी चेंज नहीं, वो उस पर नहीं, वो रॉकेट नहीं, जब वो वॉर हेड छोड़ देता ना हवा में अपना, और वो 25 फ्लेयर अपने फाड़ता है, फ्लेयर जाते हैं रैंडम, फिर जो एक्चुअल पेलोड है ना उसका, उसके अंदर थ्रस्टर भी हैं, और वो उसको स्पीड, तो मनूवरेबिलिटी आ जाती है, और वो उसको स्पीड से ज़मीन के अंदर ले आता है, और फिर वो अपना लोड छोड़ता है। सो उन्होंने इफेक्टिवली नेगेव डेजर्ट में जो फाड़ा है उनका एयर स्ट्रिप को, उन्होंने दिखा दिया कि अब उस किलोमीटर पे मैप कर लो, सऊदी अरेबिया में कोई भी पॉइंट, UAE में भी कोई भी पॉइंट, इजिप्ट में, जॉर्डन में, उन्होंने सबको बता दिया। और US नेवी जो उस एरिया में बैठी है। ये तो अभी उन्होंने ईरान के अंदर से फायर किया है, हम अज्यूम करेंगे कि अगर वो सीरियस हों तो वो किसी ज़्यादा करीब जो ये जो हैवियर टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ ईरान के अंदर से फायर हो सकती हैं, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इन द ट्रांसपोर्ट और हिजबुल्लाह के पास 1500 है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स हिजबुल्लाह के पास 1500। हिजबुल्लाह ने तो अपनी नहीं, वो इस कैलिबर और क्वालिटी की नहीं है, बट जो इस ग्रेड की वेपनरी है ना, वो तो ईरान से ही चलेगी। लेकिन उस आप नोट करें कि उस अटैक की इंगेजमेंट के साथ हिजबुल्लाह का रॉकेट फायर भी था। सो द आइडिया इज कि कचरा इक्विपमेंट से आप उनका एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज, ये वही चीज़ है जो हमास उनके टैंक के साथ कर रही है। टैंक वॉरफेयर बेसिकली मॉडर्न गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, इसमें टैंक और जहाज़ को आपने वो करना होता है, यूजलेस रेंडर करना होता है। जहाज़ क्या करते हैं, आके वो एक एरिया को तबाह कर देते हैं, वहाँ रबल क्रिएट हो जाता है। रबल में अब ना ज़्यादा आ सकता है कि आपको कवर मिल गया बहुत ज़्यादा, और अब ना वहाँ टैंक चल सकते हैं। आपने कितनी बार देखा है तंग गलियों में, उन वीडियोज़ में जो हमास की रिलीज होती हैं, जो प्रीटी मच मेरा जेट फ्यूल है आजकल, कि वो तंग गली के अंदर टैंक को फंसाते हैं, उसकी कोई मनूवरेबिलिटी नहीं रहती। और ये किल टीम्स जो है ना, ये बॉस्निया की जंग में भी इस्तेमाल होती थी। ये हंटर किलर टीम्स कहते हैं इनको। उसमें क्या करते थे बॉस्नियन रेबल्स के, वो 2 स्नाइपर हैं, 2 बंदे हैं वो चेस करने वाले हैं, उसको लीड करने वाले टैंक को, और 2 बंदे हैं रॉकेट के साथ बैठे हुए, और वो ऊंची इमारतों में दूसरी तीसरी मंजिल में 6-7 लोकेशन में बैठे हुए, उसको सराउंड करके टैंक को फंसाओ स्नाइपर फायर से, उस पर लेट से 7 इन्फेंट्री, उसके 7-8, उसको एंगेज करो, उसको डिस्ट्रैक्ट करो, लाइव फायर दो उसको कहीं पहुँचाने के लिए, रॉकेट वाला फिर उसको, और वो रॉकेट जो है हमास का, अब वो इनफेक्टिव है। मिसाल तौर पर पूरे टैंक को वो बल्कि मेट नहीं कर देता, उसकी एक आप चेन उड़ा दें, उसका एक हल उड़ा दें, उसके शेल में आप डेंट कर दें, वो अब ग्राउंड हो गया, वो खड़ा रहेगा अब वहाँ पे। अब उन सिपाहियों ने मर जाना है बेसिकली, या इतना इंजर हो जाना कि वो कैजुअलिटी काउंट होंगे,
यानी टांग उड़ गई या आंख उड़ गई या बाजू उड़ गया. So the idea is to engage maximum number of heavy artillery and air support. डॉलर आपका अमाउंट जाए आपके बिल की बिलियंस में, आपका खर्चा हो लाखों में इफ़ नॉट हज़ारों डॉलर में, और आप लंबा ड्रैग उसमें इतनी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, डिप्लोमेटिक प्रेशर वगैरह वगैरह. और फिर आप जो बात करते हैं ना सर कि यार वो इस तरह आ रहे हैं कि वो अपने फौजियों की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी होता है. उसके बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं. तो मारो यार 10-20 डेली बंदे मारो 10-20 एक्चुअली जो औरत फाड़ लो यार, कोल आ गई. ये पूरी एक बहुत सिमिलैरिटी है 1971 बांग्लादेश को, जो आर्मी वहाँ पे डिफीट्स फेस कर रही थी, उसके बाद रिटेलिएट कर रही थी. इट्स अ बिट डिसिमिलर बिकॉज वो तो एक पॉइंट नफरत. हमारा तो फिर भी इतना कि आपने पहले डिह्यूमनाइज करना है फौज को और आपने फिर नफरत डालनी है उनके लिए. वो आई पॉइंट से रहे हैं जहाँ वो उनको समझती नहीं इंसान. आई थिंक पाकिस्तान आर्मी जब ऑलरेडी थी, वो ऑलरेडी नफरत करती थी. नो देयर वाज, आई थिंक इट डेवलप्ड ओवर टाइम. आई डोंट थिंक इट वाज के एक रात उठे एंड दे वर लाइक ये जानवर है इनको मार दो, और अक्रॉस द बोर्ड ही सेंटिमेंट नहीं था. उस दिन तुमने प्रोफेसर भाई का वो पॉडकास्ट में देखा जिसमें वो कहते हैं कि हम बुली करते थे बंगालियों को. वो काफी पुराना हम उन्हें कहते थे कि आई डोंट थिंक प्रोफेसर हुब्बा किसी को भी बुली करते थे. या मुश्किल ही लगता है. आई थिंक वो काफ़ी बुली होते थे. It is bad, bullying होनी नहीं चाहिए. Except Pervez Hudba. Yeah. It's quite clear that he was bullied as a child, but it's fine. ठीक है. I mean, हो जाता है. Physics is a good coping mechanism, अच्छी बात है. I mean, although वो कभी physics पे बात नहीं करते. It talks about everything under the sun. Sun, that's a physical object. True. अच्छा, so like, but coming back to this thing, इज़राइल जो है उसकी अगर हम अभी इंटरेस्ट की बात करें या स्पेसिफिकली इज़राइली इस्टेब्लिशमेंट, यू थिंक कि वो तैयार हैं कि वो पूरे मिडल ईस्ट को आग लगा दें जिस ताकि वो अपनी कुर्सी पे जा सकें? सैमसन ऑप्शन फॉर एग्जांपल, सैमसन ऑप्शन इज़ वन ऑफ देयर मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स, राइट, व्हिच इज़ सैमसन फ्रॉम द फेमस बाइबल स्टोरी कि वो अपने जो टेम्पल है अपने ऊपर गिरा लेता है, उसके कॉलम्स तोड़ के, ताकि वो अंदर फौजी जो हैं वो धंस जाएँ दुश्मन फौज के. सैमसन ऑप्शन एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी पोजीशन है इजराइल की, राइट. उसमें एक तो इम्प्लिसिट है कि हम न्यूक्लियर नेशन है, जो बात सब मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बस 60-70 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं. वो मैड पे एग्जिस्ट करते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पे. वो मानना नहीं चाहते ना लोग कि उनके पास तो नहीं है ना, वो तो इजराइल है ना, उनके पास है. नंबर 1. नंबर 2, सैमसन ऑप्शन बेसिकली ये इम्प्लाई करती है कि मुझे जिंदा रखो. अभी इस वक्त अमेरिका, डू यू थिंक ईरान पे प्रेशर डाल रहा होगा या मिनती कर रहा होगा, तरला कर रहा होगा, बिनती कर रहा होगा? बिना तरला ही कर रहा होगा ना. उसको पोजीशन में नहीं है कि ईरान को, बिफोर द अटैक बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये ईरान के एक मेजर्ड रिस्पॉन्स के अंदर अमेरिका का प्रेशर नहीं मैं कहूँगा, मिन्नत शामिल है उसके अंदर. बिकॉज वो आपने, बिकॉज हर एवरी डॉग हैज़ हिज डे वाली बात होती है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि आपका पलड़ा भारी होता है, आप ऊपर से आते हो. इजराइल के पास वो प्रिविलेज बहुत हैवीली है कि इजराइल, फॉर एग्जांपल लेट्स से इजराइल अगर कोलैप्स करता है इंटरनली, वट एवर रीजन की, बहुत मैस माइग्रेशन होती है फौज के थ्रेट से, रेगुलरली वहाँ पे छोटे मोटे इंसर्जेंसी के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, छोटे धमाके, छोटे स्नाइपर फायर, ये वो. इजराइल तो कुछ भी नहीं है ना, नथिंग कंट्री. कल थी, कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी. अमेरिका 200 साल 300 साल का किंग कॉन्ग, यू नो, लेट्स से 100 साल का दी एक्चुअल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है ना. आई थिंक 100 साल ने बहुत ज़्यादा कह दिया, बट 100 साल एटलीस्ट इट वाज प्रीटी बिग, इट वाज डिसेंट, इट वाज अ वेरी लाइक पावरफुल कंट्री. वर्ल्ड वन ऑनवर्ड्स, लेट्स से वो तो नहीं बर्दाश्त कर सकता. यूक्रेन की डिफीट, अफगानिस्तान की रिट्रीट, दीज आर वेरी बिग एम्बेरसमेंट्स. ये आई रियली डू थिंक कि जो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है अमेरिका का, एवरीथिंग इज नॉट पैनिंग आउट एज इज. हम साल डेट से बात यही कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कर रहा है अमेरिका. आई डोंट थिंक उसी तरह पैन आउट करी जिस तरह उन्होंने इमेजिन की थी, जिस तरह उन्होंने प्लान की थी. ऑब्वियसली प्लान्स आर मेंट कि वो डिविएट करें, उनका पॉइंट ही यही होता है. आई एम श्योर उनके पास कंटिजेंसी आइडिया होंगे, बट मैं इससे 100% एग्री करता हूँ. उन्होंने हर जगह छोटी छोटी आग लगाई है. अफगानिस्तान में तालिबान को पक्का करके चले गए हैं, यूक्रेन में आग लगा दी है, रशिया के खिलाफ, पाकिस्तान को चाइना का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का दोस्त बनाने, अजीब अजीब हरते. लेकिन मिडल ईस्ट में उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि ये जो है ना, वो वर्ल्ड आइलैंड वाली जो बात है कि इस रीजन के ऊपर जो बादशाह बैठेगा वो यूरेशिया और अफ्रीका के दिल में है. ये अकल का तकाजा है ना यार, आप अफ्रीका और एशिया और यूरोप के दिल में बैठ जाओ जाके, आप बादशाह. एक्चुअली बादशाह बन के वो सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस का अफ्रीका रिलेशनशिप कट ऑफ करेंगे.
ये ब्रिटेन और फ्रांस को भी समझ नहीं आ रही, ये अगले 10 साल में होएगा। जो 60s में उन्होंने स्वेज इजिप्ट से फारक किया जो स्वेज कनाल पे उन्होंने आंखें दिखाई हैं ना, वही चीज़ फॉर एग्जांपल जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये बगावतें हो रही हैं फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है ना, 30 साल बाद एक डॉक्यूमेंट आएगा कि CIA ने किया। आप हैरान ना होना कि CIA जो है या इंटेलिजेंस जो है अमेरिकन, उनको ऑन ग्राउंड चलो ऑर्केस्ट्रेटर नहीं थी बट डेफिनेटली वहाँ पर रोल प्लेयर थी। क्योंकि अगली गेम लिथियम की है। इवन अगर लेट्स से एक मटेरियल रिसोर्स को हम ना बनाएं एज द बेंचमार्क, अगर ऑयल और गैस को इस ज़माने में जायज़ बनाया जाता था, लेकिन लिथियम को नहीं बनाते हैं। इवन दो है, आपकी बात बिल्कुल ट्रुस्ट है, बैटरियाँ और ये सारी चीज़ें फंडामेंटल है इंफॉर्मेशन ऑपरेट नहीं कर सकते इसको। लेकिन इवन इफ हम सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिकली देख लें कि वो जोग्राफियाई एतबार से और वो उस तरह से कर रहे हैं, यूरोप का लीडर फ्रांस है अब, ये बात क्लियर है, जो जिस तरह उसने बढ़के मारी हैं ना आगे पीछे, और सेंट्रल यूरोप तक वो दीवार बनाना चाहेंगे, मिडल यूरोप तक, जर्मनी वाली साइड तक, कि जहाँ पे वो रशियन एक्सपेंशन को रोक सकते हैं। वेदर नॉट रशियन एक्सपेंशन एक रियलिटी है, ये बात रिमेन्स टू बी सीन, ये एक इल्ज़ाम है फिलहाल। तो मेरे ओपिनियन में रशियन एक्सपेंशन इनएविटेबल है, इट्स नॉट इवन अ थिंग दैट दे वांट टू डू और डिजायर टू डू। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। रशियन एक्सपेंशन उस तरह नहीं होगी जिस तरह एक क्लासिक एक्सपेंशन जी होती जी, है। फिजिकल एक्सपेंशन नहीं है। इट्स जस्ट कि जब एक सुपर पावर स्पेस देती है तो दूसरी सुपर पावर की फेवरेबल गवर्नमेंट वो मार्केट्स को ऑक्यूपाई कर लेती है, वो बिजनेसेस को वहाँ पे हुकूमतें, इनएविटेबल है। सो रशियन एक्सपेंशन जो है वो भी इनएविटेबल है, बिकॉज रशिया एक कदीम कौम है, एक बड़ा मुल्क है, ठीक ठाक तादाद है, तकड़ी आर्मी है, डिसेंट इकॉनमी है। सो उनके सिविलाइजेशनल गोल्स हैं उस रीजन के अंदर और हिस्टोरिकल रूट्स हैं। मतलब केवन रूस, जहाँ रूसियन कौम आती है वो यूक्रेन के अंदर है, कीव ऐसे ही है। यानी, सो दैट्स वेयर दे कम फ्रॉम। तो ये चीज़ें उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है। चाइना का भी जो ये एक आइडिया है ना कि हांगकांग ताइवान ट्रिगर हो जाएगी, बड़ी वो जंग ट्रिगर हो जाएगी, वही लास्ट ट्रिगर रह गया ना। हम बातें करी जा रहे हैं ना कि मैड थेरी नहीं होगा, रशिया को ट्रिगर कर दिया, मिडल ईस्ट को ट्रिगर कर लिया है, उन्हें ही रहेगी ना कि हांगकांग या ताइवान को ट्रिगर करते हैं वो, और साउथ कोरिया भी चलो उसमें शामिल कर लें और जापान भी। लाइक तुम्हें लगता है कि इजराइल जवाब देगा ईरान को और लाइक एस्केलेट करेगा बहुत रैपिडली, या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के थ्रू? मुझे एक्चुअली लगता है कि एग्जैक्टली मैं कहता मुझे लगता है कि वो World War III इनवाइट नहीं करेंगे उस तरह, ठीक है, कि लाइक बंदे चढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पता चला कि इंडिया ने 20 लोग पाकिस्तान ने मरवाए हैं, जी ठीक है, गेम वॉरफेयर थोड़ी चेंज भी होगी। ओके, बट दैट्स द काइंड ऑफ एंगेजमेंट जो ईरान और अमेरिका पिछले 30 साल से कर रहे हैं ना। इजराइल और अमेरिका ईरान से 30 साल से कर रहे हैं। इजराइल कोई ऐसी चीज़ करेगा, कोई ऐसे टारगेट को मारेगा ईरान में, लाइक कासिम सुलेमानी टाइप टारगेट, इराक में उसको अमेरिका फॉर एग्जांपल उसको मारेगा ताकि वो अपनी राइट विंग ऑडियंस को प्लेकेट करे। और मुझे लगता है कि दाइश ने किया है, जो मुझे लगता है कि नहीं, वो क्लेम करेगा हमने किए, हमने किए। अच्छा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे ख्याल से नेतन्याहू को सैक्रिफाइस कर चुकी है, ठीक है। मेरे ख्याल नेतन्याहू सैक्रिफाइस हो गया है और नेतन्याहू की अगली परम्यूटेशन भी नजर आ रही है। ट्राइड बेन गवीर के साथ, दे ट्राइड टू पुश हिम एज द न्यू, दिस इज द बिग गाय, बट आई आल्सो सस्पेक्ट कि नेतन्याहू अकेला नहीं है, यानी कि वो पर्सोनिफाइड है, एक काबीना होगा। हाँ, एक पर्सोनिफाइड है उस प्रॉब्लम के लिए। आई डोंट थिंक, मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान है ना, ये कॉकरोच होते हैं, यू नो, ये मरते नहीं हैं, यू नो। अब रात को दराज खोलते हो तो नहीं, वो तो देखो अंधेरे में बैठे होते हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान फिनोमेनन, उनके नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और अब दोबारा रेलेवेंट हो गया सियासत में। आई थिंक नेतन्याहू बैकड्रॉप में चला जाएगा फॉर सम टाइम, दोबारा भी आ सकता है। नेतन्याहू का पूरा करियर ऐसे है। अच्छा, बैकड्रॉप में जाता है। मैं मजे की बात तो मुझे डैन कोहन ने बताई थी, मैंने फिर जाकर खबर में भी चेक किया था। नेतन्याहू जो बहुत बड़ा रैबा है ना इनका, उसे जब मिला था, जब आपने वीडियो भी देखी होगी उसकी कि so many hours have passed in the day, Messiah has not come, bring me the blood of Catholic children। खैर वो वीडियो जो है, वो रैबाय उसको मिला था अमेरिका में, जब वो मिनिस्टर था अमेरिका, जब वो सारी वो फॉरेन मिशन में था, या एम्बेसडर टू अमेरिका, या फॉरगेटिंग। और ये खुद अमेरिकन एजुकेटेड है और अमेरिकन एक्सेंट से बोलता है, बड़ा अमेरिका के साथ इसकी बड़ी कल्चरल एफिलिएशन भी है नेतन्याहू की। वहाँ उसने इसको कहा था कि तुम जब प्राइम मिनिस्टर बनोगे ना, और तुम ही बनोगे प्राइम मिनिस्टर इसराइल के,
तुम आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगे इसराइल के, उसके बाद तुम मसीह को, मलिक मसीह को, बादशाह को तुम दोगे तख्त। वेट, आर यू सेइंग And कि इजराइल के अंदर भी पीर होते हैं? ये मजे की बात है कि आर यू सेइंग नेतन्याहू इमरान खान है? when he became the prime minister, और ये इसकी खत्म होगी टर्न पहली वाली, इसमें वो इम्पीचमेंट का मामला हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा एक्जैक्टली, तो बड़ा पहली लोगों में ने, नहीं, दूसरी में इम्पीचमेंट हुआ। नहीं पहली वाली में, दूसरी वाली ये है, ये तीसरी है। सॉरी तीसरी वाली ये है। दूसरी वाली जो हुआ, लोगों ने कहा यार ये अब क्या, ये तो फिर ये तीसरी बार बना बड़ा अनलाइकली तरीके से, यस, और तीसरी बारी में इसने फिर कोalition गवर्नमेंट में इसने फिर फुल सपोर्ट ली उन मजहबी पागलों की, और जो कूकिज़म वाला जो मज़हब है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, रैबाई कूक जो उनके बड़े मशहूर रैबाई हैं जिन्होंने ये मेसाया प्रोफेसीज और बहुत सेंट्रल इसको बनाया है बिलीफ सिस्टम का हिस्सा ज़ायोनिज़म के, उस वाली सारी ग्रोह की इसने सपोर्ट ली और फिर ये आया पावर में। तो ये आई डोंट नो इनफरादी तौर पे कितना, बिकॉज इज एन एथियस्ट, यस, बड़ी मज़े की बात है, बट इनफरादी तौर पे ये कितना मोटिवेटेड होता है इस चीज़ से, या इनकी पब्लिक में कितना कोई डीप सेंटिमेंट है। लेकिन जो फनेटिसिज्म मैंने इन लोगों की आंखों में देखा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज और बातों में, many of them in the senior leadership really believe a lot of this जो nonsense. इनका डिफेंस मिनिस्टर है करंटली, क्या कहते हैं, जो आई बिलीव कि इनके अगले या उससे अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो एक्सट्रीमली राइट विंग हार्डकोर आदमी, इनका योगी आदित्यनाथ जो है, योगी कुछ भी नहीं है उसके सामने है। yeah. योगी इज नोबडी, उसकी कोई औकात हैसियत नहीं उस बंदे के सामने। उसको जाके सारे रिसर्च, उसका नाम मुझे भूल रहा है, वो ओरिजिनल एक्टिव सेटलर्स में से था कि मुझे एक्टिवली सीक आउट करना है कि कहाँ करना, लेकिन वो उस पर्टिकुलर, लाइक इनका एक यंग क्लब है लोगों का जो जाके सेटलिंग कम्युनिटीज़ में जाके सेटल करते हैं और इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इसमें औरत भी होते हैं मर्द भी होते हैं, वो उसमें से आया हुआ है, और उसका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, और राइट विंग उससे इंसेनली ज़्यादा प्यार करता है। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लिबरल तबका है, क्योंकि लिबरल तबका भी है, और वो ज़ायनिस्ट ही हैं, वो भी बाय द वे, वो ज़ायनिस्ट ही हैं, उनके जो स्टांसेस हैं फ़लस्तीन पे वो वही हैं जो ज़ायनिस्ट के हैं। उनके एक्चुअली मेन मसले अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के साथ ज़्यादातर जेंडर इश्यूज़ पे, पर्सनल लिबर्टीज़ पे, अबॉर्शन, एलजीबीटी इन चीज़ों पे होते हैं। एक्चुअली वो यानी भी अपने माशरे के ही सोशल वो उनको फ़लस्तीनियों को बतौर जानवर ही देखते हैं वो भी। उसकी यानी बुनियादी इजराइल एक ऐसा माशरा है कि जहाँ पे कोई सेविंग ग्रेस वाकई में उनकी आम में नहीं है। जब हिटलर ने ज़्यादती की यहूदियों के साथ और कई और कौमों के साथ, जी ये अकेले यहूदी नहीं, कई कौमें थी, सही है, सबसे ज़्यादा उसने स्लाव्स मारे। जी, लेकिन आप आज तो नहीं देखते ना कि अमेरिका $150 बिलियन किसी स्लाव नेशन को दे रहा है। वो बेचारे सलाविस्तान नहीं बनाया नहीं, किसी वो ने। स्लाव कंट्रीज हैं, बहुत ही बुरे हाल में बेचारी, ठीक है। और जब हिटलर ने वो किया तो एक चीज़ क्लिक की ज़ायनिस्ट आइडियोलॉग्स को एट दैट टाइम, कि बेसिकली जहन साजी करके आप एक कौम को कुछ भी पढ़ा सकते हो। सिर्फ जो उन्होंने जर्मनी से डिफरेंट किया, उन्होंने दुनिया को भी वो पढ़ाया। जर्मनी ने इंटरनलाइज किया था अपना प्रोपेगेंडा और डायलॉग, उन्होंने ग्लोबल किया कि हम खास लोग हैं। ग्लोबलाइज किया, और उन्होंने ग्लोबलाइज किया थ्रू एवरी सॉफ्ट पावर मैकेनिज्म। मीडिया, जर्मनी ने तो कहा ना कि हम हाकमे वक्त हैं और ये तरकला तुम सबको, इन्होंने वो नहीं किया। और इन्होंने जो मुल्क इस्तेमाल किया, जो एक ज़माने में जियो पॉलिटिक्स के अंदर मॉरली कंसिस्टेंट था, वो अमेरिका था। कि वो कम से कम एक ज़माने में, आज से आप कहते हैं 70, 80, 100 साल पहले, मॉरली तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट टाइप था, पिंडू टाइप, मॉरली कंसिस्टेंट था कि ये हक है, ये बातिल है, और अगर हक यहाँ भी है तो हक वहाँ भी है। आज तो खैर वो और ही चीज़ बन गया। बट मॉरली कंसिस्टेंट कैसे था जब वो लाइक क्रूज प्लान कर रहा है? नहीं, दिस इज प्रायर टू द वर्ल्ड वॉर 1। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम 1860 70 ऑनवर्ड टू लाइक पोस्ट एब्राहम लिंकन। एक एरा है अमेरिका में जब वो एक्चुअली मॉरली कंसिस्टेंट ट्रैजेक्टरी पे ऑपरेट कर रहा था। लेट्स से फेयरली मॉरली कंसिस्टेंट, आई विल नॉट से कंप्लीटली, ऑब्वियसली एम्पायर की तरह नहीं ऑपरेट करना शुरू किया था प्रॉपर्ली, ऑल्दो उसमें वो सारे जरासीम मौजूद थे और वो बिल्डअप कर रहा था। एक्चुअली उन्होंने रोड मैप दिया था हाउ टू बिकम एन एम्पायर। और आप देखें ट्रूमन से पहले अमेरिका ने पिकअप नहीं किया इजराइल को फॉरेन पॉलिसी बर्डन के तौर पे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही उन्होंने कहा ये अच्छे लग रहे हैं हमें। एक्चुअली जब उन्होंने इनहेरेंट की ब्रिटिश एम्पायर की चीज़ें, तो उसमें उनको ये भी मिला। ज़ायनिस्ट लॉबी में ऑब्वियसली इजराइल की फॉर्मेशन ही सारी वर्ल्ड वॉर 2 से लिंक्ड है, तो लोग कहेंगे यार तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही पिकअप करना था। मुराद इससे ये है कि ज़ायनिस्ट लॉबी यूरोप में उनका घर था,
हाँ, अमेरिका का चक्कर ही अमेरिका का चक्कर कोई नहीं था। अमेरिका बड़ी उस तरह से रेसिस्ट थी टू द यूरोपियन जूज एंड यूरोपियंस इन जनरल। एक्चुअली जूस अनफॉर्चुनेटली, और ये उनके नैरेटिव में अगेन बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, वो दुनिया भर में जहाँ जाते थे फॉर सम रीज़न जो लोकल कौमें थी वो उनको रिजेक्ट करती। या आई वंडर व्हाई। ठीक है, नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि हिस्टोरिकली हुआ है, जैसे कि ये ऐसे नहीं है कि क्यों करती थी, लेकिन ये हुआ है। ये नैरेटिव ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है क्योंकि मॉडर्न डे एंड एज में एटलीस्ट आई वुड से 80s 90s अर्ली 2000 में बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि एक, अब तो खैर वोकिज्म एक और तरफ चला गया, लेकिन एक लोगों के अंदर कथारसिस होता था ऑफ सिन्स ऑफ आवर फादर्स। तो जर्मनी अब जाके उस हैंगओवर से निकल रहे हैं। नहीं अब तो मैं पॉपुलेशन की बात अभी वो हाँ नहीं आम नहीं अशराफिया की बात नहीं, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। उनमें बड़ा वो अब निकल रहा है। अब इवन जो यूके है वो हैंगओवर ऑफ एम्पायर से निकल के उनकी पॉपुलेशन अब कह रही है कि हमने एम्पायर बनना है दोबारा। लॉल, यूके और फ्रांस का कोई फ्यूचर नहीं, वो एक सेपरेट फ्रैंक बात कर रहा हूँ। यूरोपियन पावर थक चुकी हुई है, यूरोप में कोई सीरियस कंटेंडर नहीं है वर्ल्ड पोजीशन के लिए या किसी भी ग्लोबल पोजीशन के लिए। मैं फ्रैंक बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली लोगों को ये बातें शॉर्ट टर्म बड़ी अजीब लग रही होती हैं। ये मैं 50-100 साल की अगर आपको ट्रेजेक्टरी दूँ तो वेस्टर्न यूरोप कहीं नक्शे पे भी नहीं है। उसकी वजह है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी है वो फेल कर गई जो और लिबरल ऑर्डर फेल कर गया। अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े यूनिक ज्योग्राफी एडवांटेजेस हैं। वो दुनिया से कट के आइलैंड इनटू देमसेल्व्स जो मर्जी करते फिरे वहाँ पे, बदमाशी है, खुद मुख्तार है। ये बाय द वे ये जो नैरेटिव है ना कि अमेरिका एक आइलैंड एग्जिस्ट करता है, इन लोगों ने मैस इमिग्रेशन करके अपना को हैंडीकैप कर दिया। अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका की अगर कनाडा के बारे में अभी फिर भी बहस कर सकते हैं, यूरोप के बारे में तो डेफिनेटली ये ट्रू है। अमेरिका की बहुत कंट्रोल्ड माइग्रेशन है, बहुत कंट्रोल अमेरिका की बहुत कंट्रोल। ये जो अब जाके ऐसा लगता है कि किसी एलीट कॉरिडोर में कहीं कोई स्विच फ्लिप हुआ है और यकायक वहाँ पे इमिग्रेंट्स को ठोसा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप हिस्टोरिकली देखें अमेरिका की माइग्रेशन बहुत पिछले 50 साल में बहुत कंट्रोल्ड है। दुनिया के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स नंबर्स में तो नहीं मेरा ख्याल है अमेरिका के नंबर्स जो अमेरिका ने लिए, और मैं बताता हूँ नहीं यूरोप ने लिए। नहीं, यूरोप एक मुल्क नहीं है, मैं कह रहा हूँ कंट्री तो कंट्री। अमेरिका का इमिग्रेशन प्रोसेस सबसे टफ है। और अमेरिका की इमिग्रेशन जो है, ऑब्वियसली मैं इसमें पोलैंड वगैरह नहीं डाल रहा, बट जनरल जो दुनिया के मुल्क हैं, अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन माइग्रेटेड पॉलिसीज़ के मामले में बहुत कंट्रोल और चेक रखा है। अमेरिका में वो डेमोग्राफिक्स टाइम बम उस तरह से नहीं है जिस तरह यूरोप में। नहीं, मैं डेमोग्राफिक टाइम बम की बात ही नहीं कर रहा। आप अच्छा नहीं, मैं समझ गया आप ये क्यों कह रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि 2040 तक ब्रैडफोर्ड पाकिस्तान होएगा, मैं वो बहस नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोग वो वाइट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा। वो तो ज़ाहिर है अमेरिका में एक टाइम लगेगा, और खैर उनके अंदर मेरे ख्याल से वो रादर दैन ब्राउन पीपल करने के वो एक्चुअली मैक्सिकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन करेंगे वहाँ पे। लेकिन मैं बात कर रहा था फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कि जो उन्होंने अपने मुल्क खोले में और जिस तरह स्लीपर सेल्स ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल आप अमेरिका बात से गुरेज ना कीजिए। अमेरिका में कोई सीन नहीं है, इट्स अ फैंटेसी। सो मेरा नहीं इट इज अमेरिका में इट्स अ फैंटेसी, अमेरिका कनाडा में इट्स अ फैंटेसी, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट रियल कंट्री, बट अमेरिका कनाडा में इट्स अ फैंटेसी बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का वो बिल्डअप कर रहे हैं। अगर कनाडा के अंदर इंडियन रॉ बंदे मार सकती है, that's not very hard. Targeted killing मुश्किल नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। तो मैं यही तो फरमा रहा हूँ कि आपने एक डायस्पोरा एग्जिस्ट करा दी एक और यूरोप के लिए इट्स अ रियल थ्रेट बिकॉज यूरोप में तो मेरे ख्याल में टारगेटेड किलिंग क्या, यूरोप में तो शहर के शहर फतह हो सकते हैं यार। आप इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगेन आप मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर एम्पायर टेक ओवर की गलत बात करें। फॉर एग्जाम्पल इस तरह नहीं होगा कि आप ब्रसल्स फतह कर लेंगे। नहीं मैडम, अमेरिका को डिस्टेबलाइज नहीं करते आप स्लीपर सेल्स के थ्रू। मैं ऐसे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है जो मेक्सिको ने अभी तक अचीव कर लिया है, जो उनके कार्टेल्स हैं साउथ में, वो तो हैरान कौन है। ये प्रॉब्लम इट्स मोर ऑफ अ बलूचिस्तान इशू देन एन एक्चुअल। व्हाट डू यू थिंक, ये आप एक जगह को डिस्टेबलाइज कि कोई टिपिंग पॉइंट आएगा कि जहाँ पे वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा? नहीं, आई डिडंट से कि लाइक ओके। डोंट यू थिंक कि लाइक वो मंचूरियन कैंडिडेट टाइप कैरेक्टर्स बनाने के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल ड्राइव होनी चाहिए जो मैक्सिकन कार्टेल में मेरा नहीं ख्याल। सो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स को जहाँ साउथ में उनके सूबे बनते हैं बॉर्डर वाले, और जहाँ ड्रग ट्रेड के वो गार्ड हैं मैक्सिकन कार्टेल्स को देख लें आप। जनरली साउथ अमेरिका से जो ड्रग मूवमेंट होती है वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ रिलेशनशिप है, CIA के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ वगैरह वगैरह।
वो करप्शन ब्यूरोक्रेटिक और वो करप्शन पॉलिटिकल, जहाँ वो पॉलिटिशियंस को ब्राइब कर रहे हैं, चीज़ें सब रियल है. आई थिंक इट्स नॉट बियॉन्ड समथिंग जो कि मैनेजेबल नहीं है अमेरिका के लिए. मैं ये फ्लोरिडा, टेक्सास, क्या कहते हैं, एरिजोना, इन 3 स्टेट्स को आप देख लें. इन 3 स्टेट्स के अंदर आप पिछले 15 साल में चेंज देख लें. जो ड्रग मनी है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ $1 billion, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ $100 billion. ठीक है, पाकिस्तान पूरे को वो कंट्रोल करते हैं 1.5 से 2 से $3 billion में, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है सालाना. बड़ी ज़्यादा $5 billion देते हैं. probably 3 प्रोविंसेस के अंदर से $100 billion का ड्रग मूव होता है. ठीक है, जो उसमें पे आउट्स ही होते हैं वो इंसेन होते हैं. पूरी की पूरी उनके सियासत के निज़ाम वहाँ पे टेक ओवर हो रहे हैं. आप फ्लोरिडा पूरा ऑब्जर्व करें. नहीं, बट वहाँ पे ड्रग सो फॉर एग्जांपल जो साउथ मैं ड्रग्स के साथ एसोसिएट बताता हूँ क्या आता है. ड्रग्स के साथ वेपन्स आते हैं, गैंग्स आ गए, वेपन्स आते हैं, ट्रैफिकिंग रिंग्स आते हैं, आ गया. और वर्चुअल पूरा पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क आता है. दैट्स हाउ दे ऑपरेट. असली में यहाँ पे ना जी अजम्पशन वुड बी के जो गैंग वायलेंस है, गैंग ऑपरेशंस हैं या कार्टेल ऑपरेशंस हैं, वो समहाउ सेपरेट सिस्टम है फ्रॉम व्हाट इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरह ऑपरेट करती हैं. आई डोंट थिंक ये सेपरेट एंटिटीज़ हैं ना, ये पैरेलल एंटिटीज़ हैं, ये कन्वर्जिंग लाइंस हैं. और यहाँ एक कॉमन एरिया होता है जहाँ ये दोनों इकट्ठे ऑपरेट करते हैं. और अमेरिका के अंदर ज़्यादा बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ड्रग्स से. सो फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंटरनेशनल इज़ मच बिगर देन जस्ट सिंपल ड्रग्स, राइट. शुगर माफिया हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई. बिकॉज उनकी शुगर इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्शन तक महदूद नहीं है, उनकी शुगर इंडस्ट्री के वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं इन वो चीज़ियाँ, खाने पीने की कैंटियाँ, बोतलें, यू नो, ये सारी इंडस्ट्री. एंड देन ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो अमेरिका की है एक्सपोर्ट वेपन्स, तो बोइंग हो गया आपका, लॉकहीड मार्टिन हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हो गई. फिर अगर आप बड़े नए वॉरलॉर्ड प्लेयर्स देख लें, ब्लैक रॉक की तरह जो सियासत में भी अमल दखल करते हुए आपको नज़र आते हैं, जोड़ तोड़ करते हुए नज़र आते हैं. आई थिंक अमेरिका में बहुत ज़्यादा बड़े कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं जो ट्रांसनेशनल हैं. सो कार्टेल को भी मैं एक एट दिस पॉइंट द अमेरिकन एम्पायर इज़ इन द अमेरिकाज. ठीक है, मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए शायद अफराद के लिए मसला हो कि फ्लोरिडा में क्राइम बहुत है, या टेक्सास में जो है वो ड्रग्स की एडिक्शन बहुत है, या कैलिफोर्निया में होमलेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं. बट जो अमेरिकाज है ना, उसके अब अमेरिका अपने आप को रीजनली आइसोलेट करना चाहता है. मिडल ईस्ट में अपना कुछ स्ट्रॉन्ग आउट रखेगा, ईस्टर्न यूरोप में भी रखेगा, इन्फ्लुएंस रखेगा अपना. बट अब आप देख रहे हैं उनका सारा रुख जो है ना सियासत का, वो लैटिन अमेरिका की तरफ होगा. और इसके अंदर ना आई डोंट थिंक वो अनस्टेबल माशरा नहीं बन पाएगा, बिकॉज उनके जो कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं वो ट्रांसनेशनल हैं, और वो उनके जो फाइनेंशियल आप कह लें वेल्व्स हैं, आउटलेट्स हैं. इंटरेस्टिंगली इनफ वही कंपीटिंग इंटरेस्ट कंपाउंड करते हैं इस ड्रग कार्टेल बिजनेस पे, और उनके डाउनफॉल को स्पाइक लाइक स्पीड इन करते हैं. ठीक है, जो उनके कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, जो इस वक्त जिनको नज़र आ रहा है कि शायद एम्पायर जो है श्रिंक कर रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट श्रिंक नहीं करना चाहिए. दूसरा, इस वक्त रशिया जो मेक्सिको के अंदर इनरोड्स बना रहा है ड्रग कार्टेल्स में, ठीक है, वो इंसेन है. जो इस वक्त फुल कोशिश कर रहे हैं कि उनसे वो यस करें. सबसे जो कामयाब आइसोलेशनिस्ट डॉक्ट्रिन है वो मनरो डॉक्ट्रिन है कि अमेरिका के गिरदो नवा में कोई सांस ना ले. आई डोंट थिंक रशिया और चाइना, सो फॉर एग्जांपल एक अभी बड़ा प्रोपेगेंडा अमेरिकन से चल रहा है कि चाइना की बहुत बड़ी वो है, स्लीपर सेल्स हैं अमेरिका के अंदर और बड़ा ख़तरा है हमें. आई थिंक अमेरिका ये प्रीएम्प्टिवली स्टेप्स ले रहा है एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए अपनी आवाम के अंदर, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, जैसा रेड स्केयर था उनका कम्युनिज्म के ज़माने. रशिया के मेक्सिको के जो कार्टेल लिंक्स हैं वो अमेरिकन स्केयर नहीं है, वो एक्चुअली हो रहे हैं. या आई थिंक वो एक क्रिमिनल नेटवर्क की हद तक, तो जिस तरह आप कॉन्ट्रा स्कैंडल देख लें तो टेक्निकली साउथ अमेरिका में ईरान का पैसा जा रहा था, राइट. ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल है, उसमें सऊदियों के पैसे भी जा रहे थे और मुल्क के पैसे भी जा रहे थे. पैसे, लिएजॉनिंग, ट्रेड की हद तक श्योर आप अमेरिका में अपने इंटरेस्ट को पुश करते हैं लॉबीज़ के थ्रू. बट अगर अमेरिकन हेजेमनी की अगर बात करें, एम्पायर की बात करें, I don't think anyone has in human history so successfully isolated themselves in a militarily यानी अपने लिए पीसफुल तरीके से, कि वो अमन में रहें और लोग आग में झोंके जाएं. अमेरिकाज में बफर जोन जो है ना सेंट्रल अमेरिका का, जहाँ मेक्सिको आता है, वो काफ़ी है कि लैटिन अमेरिका यानी ब्राज़ील के अंदर बहुत बड़ी इनरोड्स हैं. अगर एक नेशनल स्केल पे बात करें रशिया और चाइना की, डेफिनेटली अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी जो जोर तोड़ा है, लेकिन बफर के थ्रू वो आग को कभी नॉर्थ अमेरिका तक नहीं पहुंचने देंगे
फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। हाँ, शायद हॉन्डुरस में आग लगी रहे, हेटी में आग लगी रहे, वेनेजुएला में आग लगी रहे। आई थिंक ये बात सच इसलिए नहीं है क्योंकि जो अमेरिका ने पॉलिसी रखी थी उसको मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे वो अपने सराउंडिंग नेशन स्टेट्स को ग्रो नहीं करने देते थे। जो उनकी नॉर्थ में कनाडा की पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी और साउथ में डिफरेंट थी, क्योंकि कनाडा के ऊपर से किसी ने कुछ नहीं आना, ठीक है। जो साउथ की पॉलिसी है वो बैकफायर करी कम्प्लीटली, बिकॉज उन्होंने मैक्सिको को कभी चलने ही नहीं दिया। मैक्सिको को खुद क्रिपल करते रहते थे ताकि वो मफलूज रहे। इवेंचुअली वहाँ से लेबर क्लास आती है सारी उनकी। इवेंचुअली जो उसकी गवर्नमेंट है वो एक नार्को स्टेट है, ठीक है। जिसका पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, मैक्सिको एक नार्को स्टेट है। नार्को स्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि कंपीटिंग इंटरेस्ट जाहिलों के हाथ में होते हैं, जो ग्रैंड स्केल एस्पियोनाज करते हैं, मर्सनरीज फॉर हायर हैं। उज़्बेक की मुजाहिदीन का जो प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को शूट इन द फुट कर दिया है, क्योंकि उनकी हेजमनी बाकी दुनिया में इतनी ज़्यादा थी कि उनको पता था कि हम बाकी रशिया को यूक्रेन में इंगेज करके, अमेरिका का पर्पस ये था कि रशिया अपना जो दुनिया भर में एक प्लान एजेंडा स्लोली रोल आउट करे वो ना करे। रशिया ने कहा हम ईरान के साथ खड़े, ठीक है। हालांकि इस वक्त वो एक फुल फ्लैश जंग यूक्रेन में लड़ रहे। पैराडाइम बहुत चेंज हो गया। ये जो आइडिया था कि अमेरिका शेल में वापस जाकर छुपता है, ये मुमकिन नहीं। ये बात सारी ठीक है, आई एग्री विद यू। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स तो घर बैठे बैठे आपको पहुंच सकते हैं। मैं लिटरली फिजिकली बंदे ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि जाना बहुत आसान हो गया। बट अगर एक नार्को स्टेट इतनी जाहिलों के हाथ में है तो वो कितनी बड़ी थ्रेट हो सकती है? नार्को स्टेट थ्रेट नहीं होती। एक तो मैं प्राइमरली कह रहा हूँ वो एज अ फनल काम करती है। आई एग्री विद यू बट आई डोंट एट द सेम टाइम, बिकॉज एक तो वो जाहिल नहीं है। नार्को स्टेट्स जो हैं, मैक्सिको को मैं नहीं कहूँगा नार्को स्टेट, मैक्सिको फिर भी फंक्शनिंग एक कंट्री है, बट ज़्यादा छोटे मुल्क जिस तरह। आई डोंट थिंक सो। आपको मैक्सिको का फिर पता है, मैक्सिको वर्चुअली नार्को स्टेट के साथ चल रहा है, सिवाय मैक्सिको सिटी के अंदर गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन है ही नहीं बाहर। मैक्सिको फिर भी फेयरली फंक्शनिंग कंट्री है। मैं लाइक हॉन्डुरस और वेनेजुएला और हेटी और इनसे बेहतर है मैक्सिको जी। आई गारंटी यू दिस। नहीं, 100% आप गलत है। नहीं, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड। वेनेजुएला, हॉन्डुरस, हेटी बहुत बुरे हाल के अंदर है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है बट मैक्सिको में सिर्फ ये है कि पैसा ज़्यादा है। मगर आई डोंट थिंक अंडरस्टैंड, मैक्सिको जो काम कारोबार कर रहा है वो बेसिकली एक सर्टेन एलीट ग्रुप ऑफ पीपल है जो कार्टेल्स के थ्रू हर चीज़ कर रहे हैं, बस वो तो लॉलेसनेस की कहा है। नहीं, हॉन्डुरस और वेनेजुएला और हेटी बहुत बुरे हाल में जानू। जैसा उनका आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हेटी को अगर आप देख लें, अभी हॉन्डुरस को देख लें, देखिए हेटी नार्को स्टेट नहीं है। मैक्सिको एक सक्सेसफुल नार्को स्टेट है। एक रिलेटिव स्केल के ऊपर इट्स अ रीजनेबल बीस्ट जिसके साथ अमेरिका डील करता है कंपेयर टू जैसे अभी जो वो है बारबेक्यू से क्या अमेरिका नेगोशिएट करेगा। बारबेक्यू हेटी में एक गैंग लीडर है जिसके बारे में कहते हैं कि वो बंदे खाता है, बट ये शायद अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। बट माय पॉइंट इज के लेकिन उसने बाय द वे प्राइम मिनिस्टर को आउट कर दिया। वहाँ पे आप स्ट्रीट गैंग से डील कर रहे हो, जो 9 गैंग इकट्ठे हो गए, गवर्नमेंट को उन्होंने अपनी पुलिस बना ली अपना वगैरह। सो माय पॉइंट इज के आई थिंक तुम लोगों को नहीं पता मैक्सिको में क्या हो रहा है फिर, बिकॉज़ व्हाट यू जस्ट डिस्क्राइब्ड इज बेसिकली व्हाट मैक्सिकन कार्टेल्स हैव डन विदाउट आउस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं आई एग्री विद यू। मैं तो कह रहा हूं कि मैक्सिको हैज डन अ बेटर जॉब ऑफ मैक्सिको इज मेंटेनिंग द एयर ऑफ रीजनेबिलिटी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सो डीलिंग विद मैक्सिको एंड मैक्सिको के साथ उनकी जो इम्प्लिसिट एग्रीमेंट है ऑफ ट्रेड रिलेशंस, इधर वो अबव बोर्ड हो या बिलो द टेबल हो, अंडर द टेबल हो, लेबर जो ट्रांसफ़र है, जो जहाँ फॉर एग्जांपल डे लेबरर्स मेजॉरिटी अमेरिका में मैक्सिको से आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। बादाम के बाग हो गए कैलिफोर्निया के, अंगूर हो गया उनका, उनके डंगर पालने हो गए। तो लोग लगते हैं कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका की $multi-billion इंडस्ट्रीज़ हैं। कैलिफोर्निया बादाम लिटरली आपको पाकिस्तान में मिलता है, राइट। एक कैलिफोर्निया में पानी कोई नहीं है, उन्होंने पानी अलग से लाया है, बट इट्स रियली फनी। खैर आई थिंक ये एक बहुत ड्रॉन आउट डिबेट होती है कि अमेरिका का कहाँ से उनकी मंजी ठुकती है। मैं पर्सनली स्केप्टिकल हूँ अमेरिकाज़ के अंदर, सिवाय एजिटेशन की हद तक के। एमल कांसी हमने 2000s में घुसाया था वहाँ पे सपोजिटली, राइट। इसने जहाँ पे वो हमले शमले किए थे, जाके CIA के बंदे सीधे मारे थे और फिर उसको उन्होंने अरेस्ट किया था। नहीं, हमने नहीं घुसाया था, दे क्लेम उन्होंने घुसाया था, बट आई थिंक ही वाज अ लोन शूटर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। और सर फिर आप मुझे ये बताएं कि DGIS है उसके जनाजे पे क्यों था? कोर कमांडर उसके जनाजे पे। खैर आई थिंक लोन एजिटेशंस की हद तक, यू नो, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की हद तक श्योर। आई डोंट थिंक फुल स्केल अमेरिका के खिलाफ। हाउएवर बाकी दुनिया के अंदर अगर अमेरिका के एसेट्स देखें तो अभी अफ्रीका में माली ने किया है, नाइजर ने किया है। वो फ्रांस का एसेट है। नहीं, आप पता किसी बात कर रहे हैं।
उन्होंने बगावत की बात नहीं कर रहा, अभी उन्होंने अमेरिका की बेस बंद करवाई है अपने मुल्क में, मैं कहा वापस जाओ, में नहीं चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं ना, जो लास्ट लॉयलिस्ट होल्ड आउट आपको नज़र आता है ना, तो आपको मुस्लिम स्ट्रिप के अंदर नज़र आता है, इजिप्ट से लेकर पाकिस्तान, लाइक इवन आपको ईस्टर्न फ्रांस फॉर एग्जांपल जो बढ़ के मारता है कि हम रशिया के खिलाफ फुल स्केल जंग के लिए तैयार हैं, जो इवन दो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है ये बात। फ्रांस हर वर्ल्ड वॉर में तैयार होता है। सो ये बढ़के मारने की गुंजाइश ही तब क्रिएट होती है यार, डरपोक बेचारे गरीब हारते ही हैं यार, मेंढक जो है ना, प्रोटीन नहीं इनफ होती है, गलीज है ब्रो। सो दे एसेंशियली उनकी बढ़के मारना ही ये इशारा है कि हम जो हैं आपसे थोड़े से। फिर फ्रांस को जो इस तरह अमेरिका ने स्क्रू ओवर किया लेट्स से न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील में विद ऑस्ट्रेलिया, ये यूके की उन्होंने करवा दी डील, इटली कमीशन मार ली उनकी, लाइक यू नो। सो इट्स क्वाइट बड़ा प्रॉफिट मारा है, मैं से मार्जिन मार लिया। सो वो बेसिकली काफ़ी क्लियर हो गए कि अमेरिका कहाँ दांत और पंजे गाड़ी रखना चाहता है और कहाँ नहीं रखना चाहता। अफ्रीका के अंदर भी आपको, अफ्रीका के अंदर तो चाइना ने 20 साल में जो मेहनत की है वो इनकम्पेरेबल है। साउथ अमेरिका को उस तरह से नहीं टच किया साहब उन्होंने, क्राइम की हद तक, क्रिमिनल मनी, चाइनीज़ जो इमिग्रेंट जा रहे हैं वहाँ पे उनमें अक्सर सेल्स होते हैं, अक्सर क्राइम नेटवर्क चला रहे होते हैं वो, बट वो एक सर्टन हद तक जाता है। वुड आई से कि अमेरिका के अंदर वो लाइक वो क्या कहते हैं क्रिटिकल मैस अचीव हो गया हुआ है चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी, हुएवर इन्फिल्ट्रेशन का? आई डोंट थिंक सो। आई सस्पेक्ट कि अमेरिका काफ़ी स्टेबल ग्राउंड पे खड़ा हुआ इस मामले में। अमेरिका के अंदर डेमोग्राफिक्स और सेक्स एंड जेंडर और सोशल डिग्रेडेशन के जो मसाइल हैं, शायद क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल रिसेंटली अमेरिका में पहली बार बहुत सालों के बाद मैंने उनके जो रिक्रूटमेंट ऐड है आर्मी का, उसमें मैंने रेगुलर गोरे वाइट मर्द देखे। अच्छा, लाइक नो मोर लेस्बियंस, नो मोर फैट मैक्सिकन आंटीज, नो मोर ब्लैक 3 साल से फेल कर रहे हैं कन्वेंशनल, लाइक रेगुलर वाइट डूड्स, और वो बस कह रहे हैं कि लाइक क्या तुम जंग के लिए तैयार हो, यू नो व्हाट आई मीन, जंग के लिए, एक्शन के लिए, बैक टू द बेसिक्स, व्हिच इज द स्टफ दैट वर्क, यू नो थिंग्स दैट वर्क, या ठीक है, लाइक मॉल्स में रिक्रूटमेंट और ये वो। सो बुनियादी तौर पे आई थिंक इजराइल की जो बेसिकली आई थिंक मेरा सस्पिशन है, एंड आई नो लोग कहते हैं कि नहीं इजराइल नहीं करेगा, वो करेगा, उसकी खाल नहीं बचती। आई डोंट थिंक मुस्ताक जैसा तू कह रहा है, आई थिंक वो अगेन टैक्टिकल रिस्पॉन्स होगा। बिकॉज एक और बात भी है ना कि वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन, मेरा ख्याल है जब वो अमेरिका का ब्लफ कॉल आउट करेगा ना, अगर वो कंट्रोल्ड एस्केलेशन करता है ना ईरान के साथ, अमेरिका का जो ब्लफ है ना, अगर वो कॉल आउट करेगा तो वो हाई एंड ड्राई छूट जाएगा, अमेरिका भी जंग नहीं लड़ सकता। ट्रम्प के बारे में क्या ख्याल है? इलेक्शन के बाद देखी जाएगी। नवंबर पे सारा कुछ बहुत पाकिस्तान की बड़ी चीज़ें हिंज नहीं कर रही है अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर जी, अब पूरी दुनिया की कह रही हैं। नहीं क्या पता है, नहीं कर रही, पूरी दुनिया की आधी दुनिया का रशियन इलेक्शन हो चुका है, पुतिन आ गया वापस, जीत था उम्र के लिए, सरप्राइजिंग रिजल्ट है। Who would have thought? मैं बड़ा शॉक हुआ था। ऑपोजिशन लीडर जेल में मर जाता है और फिर प्रेसिडेंट बन जाता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा नैरेटिव हर जगह दोबारा रीट्रेट किया गया है बाय हमायती अमेरिकन पावर्स के अमेरिका कितना ग्लोरियस, ताकतवर और बेनेवलेंट भी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज और अदर एम्पायर जो एग्जिस्ट कर चुके हैं। अच्छा बादशाह है बनिस्बत चाइना के या रूस के, करंट से भी कंपेयर किया गया और प्रीवियस से भी कंपेयर किया कि पहले एम्पायर्स कैसे होते थे। ये जब ये होना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल आखिरी लेग्स पे होते हो, हम बड़े आप बिल्कुल ही फारिग हो। देखो चाइना मैं समझता हूँ बहुत जालिम है, बहुत जालिम, अपने लोगों के साथ जो जालिम है ना, वो दुनिया को छोड़, मैं रूस की बादशाहत कबूल है, चीन की नहीं, लेकिन चाइना को, रूस में वो ताकत नहीं रही बेचारे में। सुन लो, चाइना कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता हम अच्छे हैं, नहीं ये बाकी में नहीं, चाइना डायरेक्ट नोट देता है, पहले 10 बिलियन 20 बिलियन 100 बिलियन 150। पाकिस्तान में कितना इन्वेस्ट कर चुका है? आई थिंक तूने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया जो चाइनीज स्टेट अकाउंट्स होते हैं और वो कितना पुश समझा नहीं प्रोपेगेंडा वो पुश करते हैं, लेकिन कोई बंदा आपको चाइना की ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस प्रोपेगेट करता नहीं मिलेगा। I don't think China even tries with the, you know, लाइक पाकिस्तान और चाइना कितने पैसे दे चुके हैं पिछले 15 साल? supposedly $62 billion, $62 बिलियन उन्होंने हमें दिए हैं और कहा है कि जंग मत लड़ो, अमेरिका ने पाकिस्तान को कितने पैसे दिए थे मुशर्रफ दौर में ऑफिशियली? 5 बिलियन, और कहा था जंग लड़ो। तो कौन बेहतर अब्बू हुआ? ये पैसे भी लो और बेटा जंग भी ना लड़ो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बट हमने कहा कि नहीं, हमने लड़नी है जंग, प्लीज कोई जंग शुरू करो।
चाइना के जो डिक्लेयर्ड पैसे आते थे उसमें साइफर ऑफ करना मुश्किल आई थिंक पिलफरेज जो है ना जंग की आसान होती है, जंग में इम्प्लिसिट होता है कि आसान होती है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद रिलीज किया कि मुशर्रफ साहब चिट्टे कागज में हमें बिल भेजते थे और हम उनको पे आउट देते थे, कमाओ भी और खाओ भी। बिलियंस ऑफ डॉलर ये बात सच कहाँ है, है मुशर्रफ साहब के अकाउंट में? ये बात सच है। G2G मैटर्स जो होते हैं वाइट चिट में नहीं होते। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जितने जनरल्स थे, ठीक है, जो कंट्रोल में थे, की पोजीशंस में थे, आप उनकी अकाउंट स्टेटमेंट मुल्क के सामने खोल के रख दें, वो जवाब दे दें पैसे कहाँ से हैं। कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और इनसेन अमाउंट ऑफ मनी है। और वाकई चाइना के बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स में आप इतने पंगे नहीं ले सकते। तू ये बात तो कह रहा है कि वो अपने लास्ट लेग्स पे एंड एवरीथिंग, मगर डोंट यू थिंक कि हम भूल जाते हैं कि 4 साल मिलिट्री और टेक्निकल माइट कितनी बड़ी है। एक तो वो मैं एक्चुअली इसमें एक इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूँ। वो जो आपके आखिरी दफ़ा अमेरिका ने मैस लेवल पे तबाही की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, नहीं बगदाद में नहीं, जो हिरोशिमा नागासाकी था, नहीं, उससे ज़्यादा बंदे मारे हैं उन्होंने। नहीं काबुल और एक अफगानिस्तान वो में। में मसलन आप जब ये नहीं कह रहे कि लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जाहिर है वो तो हर 10 साल मेजर वॉर लड़े, बंदे बहुत मारे स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन कि लाइक एक मूव से एक इनसेन डिस्ट्रक्शन हुई। यार नहीं, जो वो कारपेट बॉम्बिंग थी इराक मान इतने बंदे नहीं मरे थे कारपेट बॉम्बिंग के एक वेव में जितने उस एक बॉम्ब के। क्या स्टूपिड कंपैरिजन कर रहे हैं यार। एक्चुअली जापान में जो उन्होंने फायर बॉम्बिंग की थी वो उससे ज़्यादा डेडली थी, बट जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है कि आपने पूरा शहर लेवल कर दिया एक बम से। एक से मेरा ये ख्याल है कि न्यूक्लियर बम अब नहीं चलेंगे, जो मर्जी कर लें आप। एंड पे चलेंगे। मेरे ख्याल से है ही नहीं किसी के एंड ऑफ टाइम्स। हाँ, ये वाली भी है। आई लव दैट वन। ये भी बंद करो सब कुछ, बंद ये करो मार्केट में भाई, बंद कर देखिए ना, मार्केट में ये वाली Yeah. ये वाली बड़ी चलती है कि देयर डिलूजन। बंद कर दे सर, बंद कर दे सब कुछ। नो बट आई डू थिंक, नहीं ऐसे मैं ये बात से एग्री नहीं करता कि वो मुझे मुकम्मल तो करना। जापान ने उसको उस पॉइंट तक पुश किया था जहाँ पे उसको मुकाबला मिल रहा था। ठीक है, जर्मनी भी था, हर चीज़ थी। एक्चुअली काफ़ी लोग कहते हैं कि वो बस टेस्ट करना चाह रहे हैं। मुझे पता है जापान, अमेरिका जंग जीत रहा था, जर्मनी फॉल कर रहा था। क्या कहते हैं, बर्लिन के जो उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग्स की थी, उन्होंने सिर्फ एक फाइनेंशियल कैलकुलस किया था कि हम इतने बंदे भेजेंगे, इतने पैसे लेंगे, 2 बम मारो। बहुत जालिम हरकत थी। और नहीं, और ये और उस जुल्म के बाद उनको शर्मिंदगी भी हुई है कि वो जापान को आज तक फंड करते हैं। पावर शो भी था वो। चलो वो तो जाहिर है उनको पता था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 रशिया के साथ एक रेस होनी ही होनी है। मतलब टेक्निकली एक ही मुल्क ने न्यूक्लियर बम चलाया हुआ है जिसको दिखाया हुआ है, वो अमेरिका ही है। और खैर अब जो बम है वो तो बहुत ही ताकतवर हैं, बस वो हिरोशिमा और नागासाकी कुछ भी नहीं उनके सामने। मेरा ख्याल है कि अभी अमेरिका भी जंग नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं, और इजराइल भी अफोर्ड नहीं कर सकता उनका ब्लफ कॉल आउट। ये बात फर्क है। नहीं, मैंने एट नो पॉइंट कहा है कि अमेरिका ये जंग चाहता है। सॉरी, नहीं, मैं ये पॉइंट ओरिजिनली मैं आपकी वो बीच में इंटरेक्शन से बोल था। ये जो आइडिया है ना कि अमेरिका की मिलिट्री माइट सुप्रेमेसी बहुत ज़्यादा है यार, नहीं आप बता दें, क्या हमास और इजराइल में उतना ही फ़र्क है जितना अमेरिका और बाकी दुनिया में? दोनों बातों में फर्क है। मुकम्मल बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए नहीं है वो अमेरिका डिस्प्रूव हो चुका है एज अ फाइटिंग फोर्स। कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, एक एरिया को डिस्ट्रॉय करने, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, ये तबाह कर देंगे इन एनी वे शेप और फॉर्म। जब वो इस नहज पे उतरेंगे तो आप के ख्याल से कमज़ोर ममालिक क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं, मैं उनके पास वे ऑफ अटैक क्या, इकट्ठे होकर क्या करेंगे? कंबाइंड एयरफोर्स का भी कोई फायदा नहीं ना, कोई टेररिज्म वगैरह वहाँ पे, इंसर्जेंसी वगैरह। तो फिर जब हम ये बात बार बार करते हैं और मेरे ख्याल से 1.5 साल तक क्लियरली कर रहे हैं कि वॉरफेयर चेंज हो गए। जब आप छोटी कौम होते हो वॉरफेयर और होती है, जब आप बड़ी कौम होते हो वॉरफेयर और यार ये, लेकिन हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंसर्जेंसी हराम। जब F-16 + F-16 + 3 हुए, ठीक है, तो F-35 बन जाता है। लेकिन जो इस ये कैलकुलस है, आई थिंक उसमें हम आई एक्चुअली थिंक अमेरिका बाय द वे उस कैलकुलस पे नहीं आएगा कभी भी, उसकी वजह से उनको पता है। इट्स नॉट स्टूपिड, बट आई जस्ट थिंक कि एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो होती है ना, वो एक बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्शन को ट्रिगर कर देती है। यार टेक्निकली जब से अमेरिका हाथ में वक्त बना है, उसने किसी मुल्क को इतना पुश नहीं किया कि वो लेकिन उसने रूस से कभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं की ना, अब कर लिया ना। किधर की? यूक्रेन में। उस तरह डायरेक्ट नहीं है, वो प्रॉक्सी के थ्रू हो रही है यार। उन्होंने जॉर्जिया में भी की थी, पैसे दिए थे, लेकिन यूक्रेन के ज़्यादा पावर था। अफगानिस्तान में भी की थी, लेकिन यार मुल्क टू मुल्क पेट्रियट वो तो मुझे लगता है अमेरिका ने बाय द वे यूरोप से बदला लिया। पेट्रियट मिसाइल, मैं तो मजाक नहीं, मुझे लगता है उन्होंने लिटरली पूरे यूरोप को नंगा किया। और मुझे पता क्या लगता है, जिस तरह नवाज शरीफ इलेक्शन हारा है 8 को, और फिर उसने मिलिट्री स्टेट के साथ डील बनाई, उन्होंने बिल्कुल विसरेट करके गवर्नमेंट दी है। अब अमेरिका यूरोप के साथ डील बनाएगा अगले 5 से 6 साल। अगेन मैं पॉइंट इज के इट्स आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन कि अमेरिका बिल्कुल ही जो है ना वो मैं वही कह रहा हूँ कि 4 साल पहले अगर हम याद करें तो
यू नो नॉट टू पुट ऑन द टिन फॉइल हैट, बट उन्होंने एक मैसिव लेवल पे एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट की है जिसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने दिखा दिया है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल तजारत वो मुल्क बंद कर सकते हैं, पूरी दुनिया बंद कर सकते हैं, वो पैसे कमा सकते हैं ब्रो। वो उन्होंने आईपी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्लियर मैं कर दिया एक और बताता हूँ कि जो मिलिट्री ब्लाइंडनेस है, रेडियो साइलेंस जो है, वो हर कौम इस वक्त फेस करती है सिवाय अमेरिका के, टेस्ला की उसकी वजह से, स्पेस एक्स प्रोग्राम की वजह से। सो एट एनी पॉइंट, सो अगर वो अपनी सैटेलाइट्स से फोकस कर देना उस एरिया के ऊपर, विच इज़ वाई आई थिंक कि एक स्पेस का एलिमेंट अब आएगा। आई नो लाइक सब लोग साइल भाई स्पेस की 100% स्पेस आने लगी है। स्पेस फोर्सेस बनी हुई है, स्पेस वॉर, ट्रम्प ने बनाई स्पेस फोर्स, स्पेस वॉर आ रही है बिकॉज जो स्पेस एक्स है ना, और ये लोग बात समझते नहीं है कि इलॉन मस्क बिल्कुल भी डिवोर्स्ड नहीं है अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट के साथ। हाँ ये गिवन है, ना बेजोस है, ना बिल गेट्स है, ना कोई और है। आई थिंक जो इसको नहीं बिलीव करता अब वो सिर्फ एक फूस पैराडाइज में रहना चाहता है। तो क्या इतना ऑब्वियस हो गया, बट ठीक है। I've never met like an intelligent sort of like coherent person जो ये बात अभी भी पुश करता हो। SpaceX बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो हैं, ये आपकी 100% विजिबिलिटी को सिक्योर करते हैं ऑन ग्राउंड किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ये आपको कांस्टेंट वाईफाई एक्सेस, वो सारी आपको बलाएँ प्रोवाइड करते हैं। और जो वॉर ब्लाइंडनेस है ना, या वॉर विजिबिलिटी, ये मेक और ब्रेक है। चाइना इसी के ऊपर फोकस कर रहा है इस वक्त। रशिया के पास ऑलरेडी है, पता है ना। रशिया की जो स्पेस कैपेबिलिटी है, जो वो है ना, रिमोट व्यूइंग ओह शिट, नो रशिया की जो ये वो वाली पॉडकास्ट है। अच्छा सॉरी, रशिया के पास नहीं है वो वाली कैपेबिलिटी, जो चाइना डेवलप कर रहा है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अभी वो एक पूरा सेपरेट पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। आई आल्सो फील जो सारी ये बातें कर रहा है ना, ये और ट्रिगर करती है उस चीज़ को कि जितनी कौमों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर और एस्पिनाज की एक्टिविटीज़ हाइपर पेस पे डेवलप यहाँ नहीं वो तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर वो भी होता है ना कि फिर लोग विनिंग या जो विनर होता है उसके साथ अलाइन भी करते हैं, विच इज़ वाई यू सी फॉर एग्जांपल क्लियरली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के बेनिफिट में नहीं जाती, राइट? और नेशन स्टेट एक रैशनल एक्टर होना चाहिए। क्लियर नेशन स्टेट रैशनल एक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एजम्पशन होती है, जब आप यहाँ जो मॉरल या जो लॉजिकल एजम्पशन बनाई जा रही है कि नेशन स्टेट्स मॉरली ऑपरेट करेंगे इन द सेंस कि वो अपनी कौम की भलाई और बेनिफिट हो, क्योंकि एक कंपीटिंग इंटरेस्ट का मजमूआ है स्टेट, और सारी स्टेट्स जो हैं वो उन कंपीटिंग इंटरेस्ट की मार्केट प्लेस हैं। तो नेशन स्टेट, यानी हम अमेरिका बार बार कहते हैं, अमेरिका की कोई चीज़ नहीं है। अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, अशराफिया जो डिफरेंट कंपीटिंग उनके इंटरेस्ट हैं, और वो अमेरिका का मिलिट्री सिविल अपरेटस इस्तेमाल करके उस निज़ाम को चलाते हैं। सो पाकिस्तान जब इस तरह के स्टूपिड डिसीजन लेता है, मिसाल तौर पे मुशर्रफ का अफगानिस्तान में एंटर हो जाना, या ईरान साथ हमारी जो पाइपलाइन के मसाइल हैं और उनके साथ दोस्ती न करना, और ये बॉर्डर पे झड़पें और बलोचों को सपोर्ट करना कि वहाँ जाके वो टेररिज्म करें वगैरह वगैरह, या इंडिया के साथ भी फॉर दैट मैटर, या चीन के सीपेक को ठुड्डा मार देना और कहना कि नहीं हमें तो डॉलर ही चाहिए, या यमन की जंग में कूदने की कोशिश करना और वहाँ पे फिर रायल शरीफ साहब को बचाना। ये सारे जो फिर इवन अभी जो एक इल्ज़ाम लग रहा है आजकल कि हम यूक्रेन के वेपन्स प्रोविजन कर रहे हैं, और ये एक मजीद इस पर इल्ज़ाम लगता है कि हम यूक्रेन के वाया इजराइल को भी इवन वेपन्स प्रोविजन दे रहे हैं। इल्ज़ाम इजराइल वाला है, यूक्रेन वाली चीज़ हम एडमिट कर चुके हैं। यूक्रेन वाली तो फैक्ट बन चुकी है जो कि वो एडमिट हो चुके हैं, हमने उनको बेचे हैं कि वो 100 मिलीमीटर का गोला और नेटो राउंड और इस तरह की, क्योंकि स्मॉल आर्म्स कुछ ही मुल्क बनाते हैं। बाय द वे स्मॉल आर्म म्यूनिशन फैक्ट्री और आर्टिलरी प्रोडक्शन बहुत बड़ा बैटल विनिंग फैक्टर है जंग के अंदर। हम इस बात अमेरिका इस मामले में बहुत कमजोर पड़ गया हुआ है बनस्पत रशिया के बाद। ये एक एस्पेक्ट है एक्चुअली जो हमारा पोटेंशियल है गुरिल्ला वॉरफेयर का, इसमें उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। जी हम स्मॉल आर्म्स ही रिक्वायर्ड है, इसके लिए आर्टिलरी रिक्वायर्ड है। बहरहाल ये सब मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान इतना क्यों बेवकूफ़ाना तरीके से फॉरेन पॉलिसी में, डोमेस्टिक में तो चलो कहते हैं ना करप्शन, फॉरेन पॉलिसी में क्यों करप्शन नहीं, इट्स स्लाइटली मोर सोफिस्टिकेटेड दैन इस दैट के जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ना, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान की नेशन स्टेट से अलाइन करता है कि नहीं करता। आई थिंक इट्स करप्शन। आई थिंक कि अगेन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम मैसेज। कुछ इदारे हैं जो कंट्रोल करते हैं हर चीज़, जजेस मर्जी के फैसले दे देते हैं, सियासतदान मर्जी के बयान दे देते हैं, कुछ लोग हैं जो बेनिफिशरी होते हैं सिस्टम के, तो परचेज़ वैल्यू कम हो जाती है आपकी। एज ए नेशन हम ऑपरेट करें तो हमारी शायद परचेज़ वैल्यू ज़्यादा हो जाए। अमेरिका जो हमसे 5 बिलियन में काम करता है, शायद वो 50 बिलियन में करा ले, लेकिन क्योंकि वो 50 बिलियन एक नेशन अपने आप को चला रही है, तो वो पैसा आवाम पे इस्तेमाल होगा एज अपोज टू 5 बिलियन जो सीधा अशराफिया के हाथ में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी ट्रकिंग कंपनी है यहाँ पे, बहुत बड़ी, ठीक है, उसका नाम नहीं लेते, वो प्राइवेट है, चलो उसको प्राइवेट है, काम करती है, वो बड़ी ही
अफगान वॉर पे हुई है। नेटो सप्लाई अफगान वॉर ना होती वो कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। अफगान वॉर के जो अशराफिया बेनिफिशरीज हैं, ये डिसीजन किसने लिया था कि अफगान वॉर में हम जाएंगे? एक डिक्टेटर ने लिया, का चंद जनरलों ने ले लिया। अगर वही पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए इस डिसीजन का और इलेक्टेड गवर्नमेंट ले तो ये ना हो। जब सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ को कहा कि तुम जंग लड़ो तो उसने आगे से क्या कहा? पार्लियामेंट से पूछ ले। सॉरी सर, पार्लियामेंट का हम नहीं जाएंगे। No, but that's my point. I'm saying it's a type of corruption, but वो उसका आप कह लें कि उसका मोड ऑफ ऑपरेशंस है, वो एक अमल करप्शन का होता है। लेकिन उसके पीछे जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम है वो ये है कि नेशन स्टेट्स के एक कंपाइलेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। लेट्स से पाकिस्तान में जितने इंटरेस्ट ग्रुप्स कम होंगे, पाकिस्तान में बड़े लिमिटेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या वो सारे क्लूजन में आपस में अशराफिया जो है, तो वो जल्दी क्विक डिसीजंस और स्लॉपी डिसीजंस करते हैं, बुरे डिसीजंस करते हैं। प्रिंसिपल कोई नहीं है, दुनिया की मोहब्बत में रह गए। इनका कोई ग्रैंड विजन ही नहीं है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फतह कर सकता है दुनिया को। एक मुल्क है ना, उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर मैं तो बताता, अगर तुम मुझसे पूछ एक मुल्क की क्या एग्जिस्टेंस है? सर्वाइव करना, थ्राइव करना, कॉन्कर करना। कॉन्कर वाला एस्पेक्ट नेशन स्टेट और दुनिया के कानून ने मिटिगेट किया, सिवाय कुछ मुल्कों के लिए। अमेरिका दुनिया कॉन्कर करता है, रशिया भी कॉन्कर कर रहा है, चाइना भी कॉन्कर कर रहा है। सिर्फ कुछ मुल्कों को पट्टी पढ़ा दी कि कॉन्कर नहीं कर सकते, हमारे कानून है, असूल है, ये वो ब्ला ब्ला। और वहाँ की जो अशराफिया थी, जो मिलिट्रीज थी, जो पॉलिटिशियंस थे और जो एकेडमिया थी, उनको कहा कि अपनी कौमों को ये पढ़ाओ। जब उन्होंने वो पढ़ाना शुरू किया तो हमारी साइकी ही अजीब सी बन गई। ना हम कॉन्कर कर सकते हैं, अगर हमने ग्रो करना है तो 3 चीज़ों में सिर्फ कर सकते हैं और वो भी बाय देयर रूल्स कर सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड बिजनेस। ये अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस मैट्रिक्स को एस्केप नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, तब तक आप ट्रू ग्रोथ नहीं कर सकते। हमारा प्रोग्राम है मैट्रिक्स को एस्केप करने के लिए 599 का, लेकिन ये असली मसला है 10 स्टेप प्रोग्राम। अगर आप इसको नहीं रिकग्नाइज करते, आप मुझे बताएं, चलें इंडिया ने हर उनका रूल फुलफिल किया, इंडिया को वीटो पावर दें वो यूएन में। सर आप देखें सारे सीईओज, सारे सीएफओ, सारे चपड़ासी, सारे इंजीनियर, सब। अब मुझे ये बताएं कि सारे इंडिया को वीटो पावर देंगे यूएनएससी में? कभी भी नहीं। इवेंचुअली मे बी। मैं जी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। जो वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, उन्होंने आलमी जंग लड़ी है। इंडिया ने कौन सी जंग लड़ी है? 75 साल पहले तो इनके मुलाजम थे हम, बड़े बड़े मुलाजम थे 75 साल पहले, नहीं मिली। ये मैट्रिक्स बने इसलिए ताकि आप उस गेम में फंसे रहें। मैं समझता हूँ कि जो ज़ियाउल हक से 100 इख्तलाफात, इस मामले में उसकी स्ट्रेटजी टाइप बहुत ज़्यादा थी। स्मार्ट मैन, ठीक है कि भाई इनसे पैसा पकड़ो, बंदे ट्रेन करो, फौज ट्रेन करो और हम कश्मीर ले लेंगे। मुशर्रफ ने क्या किया जिसके बाद पूरी कौम, मैं समझता हूँ कि फारग होगी, ये एक क्विक स्ट्रोक में खसीस कैस्ट्रेट होगी और उम्मत की चैंपियन की सीट हमने छोड़ दी। हम उम्मत के चैंपियन हैं थे, सऊदी अरेबिया नहीं था, ओआईसी कहाँ आती थी सर, पावर सारी मारी थी, टर्की कुछ भी नहीं था। फारग है, आज भी फारग है। हमारी 100 इख्तलाफात के बाद हमारी फौज के सामने कोई मुस्लिम फौज नहीं खड़ी हो सकती। प्रॉब्ली हमारी आईएसआई की काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म करने के मामले में कोई नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन हम अपनी छोटी सोच की वजह से कश्मीर भी खो बैठे, बांग्लादेश भी खो बैठे, फाटा भी खो बैठे, बलूचिस्तान भी खो बैठे, अफगानिस्तान भी खो बैठे। और इस वक्त तो अगर हम ईरान से गला मिलाएं, 18 बिलियन का हमें फ़ाइन लगना है ईरान की पाइपलाइन का। जी फिर कोई कंपनी जाए केस लड़ेगी, फ़ाइन का मेरे साथ रिको टेका किया, क्योंकि हमारे लोगों की सोच मार दी गई है। यार ज़ियाउल हक की जो सोच थी ना, मैं समझता हूँ कि बगैरत था लेकिन बहुत दलेर था। और उसका सोच थी अयूब खान की भी डेयरिंग था, बगैरत था लेकिन डेयरिंग था। इवन के भुट्टो की डेयरिंग आदमी कि भाई वो कहता है यूएन, भुट्टो ने तकरीर इमरान खान से बेहतर की थी। I've never been a rat in my life. ठीक है, My son is waiting for me. और आप अनवारुल हक काकड़, By the way, he had a weird voice. it was squeaky. What to sound like a rat. अनवारुल हक काकड़, I've never been a rat. शहबाज शरीफ, इनकी आप तकरीरें सुन लें, ये क्या बकवास कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा। चवल और इवन के बहुत माजर के साथ आप बाजवा साहब की तकरीरें उठा के देख लें, आप राहील शरीफ साहब की उठा के देख लें, आप कियानी साहब की उठा के, आप आसिम मुनीर साहब की उठा के देख लें, ये क्या बता रहे हैं हमें। हमारी यही औकात है। डिफरेंट है। नहीं, मैं बताता हूँ कि क्या है, वो डिफरेंट नहीं है, वो वही है कि हमने टेररिस्ट को डिफीट करना है। कौन है टेररिस्ट? मुसलमान। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल है। अमेरिका है। चलो यार, अमेरिका को तुम बराबरी नहीं कर सकते, इजराइल है। ठीक है,
पूरी दुनिया, पूरा मिडल ईस्ट इसराइल के खिलाफ बंदूकें लेकर खड़ा है और तुम कह रहे हमने टेररिस्ट से कहाँ लड़ना है, की में, क्योंकि वहाँ सियासी जमात तुम्हारी पसंद की नहीं है। कंपेयर टू जब भुट्टो था, ज़िया था, अयूब था, उस टाइम से लेके अब तक जिस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं उन्होंने बिल्कुल ही जकड़ लिया है कौम को। यानी कि अभी भी मेजॉरिटी लोगों से आप बात करते हो, और काफ़ी बड़े जो हमारे स्फेयर में इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो क्या बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले हमें तरक्की करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन पे जोर देना है, साइंस पे एज इफ ये चीज़ें डिवोर्स्ड हैं फ्रॉम जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है। तो मुबशर लुकमान ने ही मुझे उस दिन जो बात की, जो मुझे बड़ी फ़नी लगी, ही सेड कि पता नहीं उनकी बात की, और मैंने कहा अच्छा मगर आपको नहीं लगता कि अगर हम ये चीज़ें करें तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? नहीं बेटा, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं इकॉनमी की बात कर रहा हूँ। कि लिटरली एक ही चीज़ है, आप जो पॉलिसी मेक करते हैं उसकी बुनियाद पे इकॉनमी आपकी चलती है। नहीं देखें, अगर हम बिजनेस स्ट्रेटजी सही अप्लाई करें, यस अगेन ये भी एक बड़ी हमें कॉमन कमेंट आती है कि यार बस करें जियो पॉलिटिक्स की बात, आप इकॉनमी का हाल बताएं, इकॉनमी किस तरह ठीक होनी है। इकॉनमी इसी तरह ठीक होगी यार, क्या अपनी पॉलिसीज ठीक, बट लाइक द पॉइंट बीइंग के पिछले कुछ अरसे के अंदर यानी कि ये आइडिया इतना डीपली बैठ गया है हमारे अंदर कि यार बस पैसा, इकॉनमी, यही चीज़ें हैं, और इनको प्रेजेंट किया जाता है जिस तरह ये कम्प्लीटली अलग है। नहीं एज इफ ये द पाथ टू सक्सेस है, इवन दो ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ सक्सेस होती हैं। राइट, यानी ब्रिटिश एम्पायर की एक्सपेंशन उनकी मिलिट्री माइट की वजह से हुई है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से हुई है। एंड अगेन एक सर्कुलर सी आर्ग्यूमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कहाँ से आई है, एजुकेशन पॉलिसी है, ब्ला 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 ब्ला। बट बुनियादी तौर पे नेशन स्टेट के पास कोई सिविलाइजेशनल ड्राइव होनी चाहिए कि हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में, हमारी कौम का मकसद क्या है, और हमने अपने अज़ाइम को और अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाना है। दैट्स अबाउट इट। उसके रिटर्न में उसकी इफेक्टिवनेस, आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस, आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, मतलब कि आज रिजल्ट में 50 साल पहले अगर आप शराफिया का हिस्सा हो तो आपको लाइक चलो यार कितने ही प्लॉट मिल जाएंगे, या कितने ही आपको वो फैक्ट्री बना लेंगे, आप रच जाओगे इवेंचुअली। बट लाइक अब इट्स लाइक यार सोसाइटियाँ भी इतनी ज़्यादा हैं, प्लॉट भी सब में बनाने हैं, प्लाजे भी इतने ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ भी सारी लेनी है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा हैं। कंजम्पशन के जो एक अनफॉर्चुनेट इत्तेफाक है कि जो कंज्यूमर इकोनॉमी है वो ऐसी एक्सप्लोड की है कि अब आप उस पर भी कैप लें। देखना, आप आईबीसा जा सकते हैं, और आप मालदीव जा सकते हैं, और आप शैटो ख़रीद सकते हैं, और अब आप फाउंटेन ख़रीद सकते हैं। लाइक द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द सॉर्ट ऑफ द एपेटाइट जो है ग्रीड की, वो उस पर कैप नहीं लगाया जा सकता अब। विच इज़ वाई जब लाइक ये प्रोफेसर हुड भाई वगैरह जो एक लिबरल सॉर्ट ऑफ आर्गूमेंट होती है कि यार नहीं हमने तरक्की पे फोकस करना है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हर बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बाहर निकला हुआ है, और कोई बुनियादी फ़लसफ़ा होना चाहिए। दो बातें ओपनली नहीं कर सकते कि वो एक सेकुलर मॉडल चाहते हैं जो सोशलिस्टिक इन नेचर हो, ठीक है, कि जहाँ बिग गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे और वो बिग गवर्नमेंट खुद हो। एक फैशिज्म एसोसिएटेड है इस एलीट एजुकेटेड क्लास के साथ। उस बिग गवर्नमेंट को सराते मुस्तकीन पे कौन रखेगा? Who will watch the watchman? वही जो नदीम फारूक प्राचा साहब ने कहा था, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। You know what he said? स्टेट में देखें कुछ सियाने जानते बूझते समझदार लोग होते हैं, उनका काम होता है कि वो मेक श्योर करें कि हिटलर जो है ना वो इलेक्शन के जरिए अगर आप ये वाहिद तरीका ऐसा करने का है मज़हब के थ्रू, और नहीं कोई दुनिया में नहीं है। आपको अगर दुनिया में सेकुलर आइडियल्स पे ऑपरेट करना है तो फिर आपको एक फेयर मैट्रिक्स अपनी रखना है जिसमें सब बराबर हैं। मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मजहबी पेशवा हो सकता है जिसको ज़्यादा पता हो, उसकी नॉलेज गिरफ्त ज़्यादा हो, लेकिन डेमोक्रेटिक मैटर्स में परवेज़ हुदबा है और गांव का चपरासी सेम, और ये परवेज़ हुदबा को चुभती है बात, रियलिटी है। लेकिन मजहबी पेशवे की इनहेरेंट क्वालिटी ये होती है कि उसका कुरान और हदीस पे इतना इल्म होता है कि वो बता सकता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक क्या चीज़ है क्या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी इसको केटर टू नहीं करती, बोथ फॉर अ रिलीजियस पर्सन एंड फॉर अ सेकुलर आइडिया ऑफ एक जो फैशिस्ट आइडियल है इनके लिए। इसलिए ये हमेशा एक पावर कॉरिडोर पॉलिटिक्स की ही बात करेंगे। ये कहेंगे मुशर्रफ बड़ा अच्छा है, ये इनकी मजबूरी बन जाती है एक पॉइंट पे आके जब ये रियलाइज़ करते हैं कि मैसेज के थ्रू ये आ नहीं सकते। इंजीनियर साहब ने इस पर बड़े मज़े के कमेंट किए थे, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। उन्होंने कहा था कि इसके मुतबादल जो एक इस्लामी निज़ाम वाली बात की जाती है ना मार्केट में, कहता दुआ करो वो ना आ जाए तुम्हारे ऊपर
और बड़ी वो एक सही बात करते हैं, बड़ी बारीकी की बात करते हैं कि एक इस्लामी निज़ाम का भी एक कॉन्सेप्ट पापायत का, लाइक थियोक्रेसी टाइप, यू नो, पोप टाइप, कोई वेटिकन टाइप का कोई मजहबी मॉडल है जहाँ पे ईरान बेसिकली, आई डोंट वांट टू बीट अराउंड द बुश, बट ईरान बेसिकली कि बचो उस दिन से। वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये मजहबी तबके, जब लिबरल तबके कहते हैं ये बहुत बड़ा फेलियर है, बड़े अब ओपनली कहते हैं हमारे सेकुलर सोसाइटी वाली बात, अब वो नहीं कहते कि एक्चुअली इस तरह से ऐसे कान को इधर से पकड़ लें। नहीं, वो सेकुलर फैशिज्म नहीं कह सकते, असल में वो कहना ये चाह रहे होते हैं डेमोक्रेसी होगी, वो डेमोक्रेसी गलती से कहना पड़ता है, बट वो पीपल लोगों की एम्पावरमेंट, पीपल्स पॉलिटिक्स, उसकी बात नहीं करते, वो उसको स्किप कर लेते हैं। जो मजहबी तबका जहाँ फेल करता है वो ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर कुछ जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ना, उसको वो इग्नोर करता है या सरातन हराम समझता है, और वो उनको मंडेन सा है, उनको समझता है कि इफेक्टिव टूल्स नहीं हैं, और वो भी इसका काउंटर ही आर्ग्यू करता है कि हमारी एक मजहबी लीड क्लास जो है, मजहबी फैशिज्म जो है, थियोक्रेसी का जो निज़ाम है, तो वो इस बैटल ग्राउंड के अंदर ना वो लिबरल्स की साइड ज़्यादा सुनहरी लगती है। यानी एक इंसान की इनफरादी आज़ादी, उसकी उसके सिविल राइट्स, उसकी लिबर्टीज़, ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं बनस्पत इसके, बिकॉज आई थिंक जो मुतबादिल मॉडल प्रेजेंट किया जाता है मजहबी तबके से, वो बहुत ही दागदार और खौफनाक, और एक जैसे मैंने बड़ी मज़े की बात पिक की है यार, इस्लामी निज़ाम का मतलब है इस्लामी सजाएं, लेकिन ऐसे इसमें एक दिक्कत है, जहाँ पे ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि दीन के अशराफिया और सेकुलर के अशराफिया दोनों जमहूरियत नहीं चाहते, तो फिर तो हर एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो दीन का अशराफिया बन जाए। मिसाल के तौर पे इंजीनियर साहब जो अपने आप को मानना नहीं चाहते, वो एक थॉट लीडर हैं दीन के, वो कतरन थॉट लीडर नहीं है किसी और फ़लसफ़े के, ना ही वो नीची हैं या कोई और हैं जो कोई चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, नहीं, वो दीन के एक थॉट लीडर हैं। अगर आप थॉट लीडर हैं तो क्या आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप मैकेनिज़म्स को इस्तेमाल करके जो अवेलेबल हैं या अपने क्रिएट करके इस्लामिक कानून नाफिज करने की कोशिश करें, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल बुरे तरीके से सही तरीके से डॉक्टर असरार ने अटैम्प्ट किया, मौलाना मौदूदी ने अटैम्प्ट किया, जमात इस्लामी ने अटैम्प्ट किया, ठीक है, या फिर आप सिर्फ साइडलाइन से बैठें और सबको गलत कहें। अब उनके गलत कहने में एक क्रिटिक है जो बहुत क्रिटिकल है लोगों को बेहतर कंक्लूजन्स पहुंचने के लिए, यानी कि मैं उसको नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। वो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं ना, जमात या मजहबी तंजीम, जब वो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं तो एक सेकुलर गवर्नमेंट कितनी नुकसानदेह है और एक रिलीजियस गवर्नमेंट कितनी नुकसानदेह है, क्या वो उसका फेयर कंपैरिजन कर सकते हैं? बिकॉज आप कह सकते हो कि यार एटलीस्ट सेकुलर गवर्नमेंट में इनफरादी फ्रीडम्स हैं, लेकिन पूरे के पूरे माशरे तबाह हो रहे हैं, पूरे की पूरी औलादें जो हैं उनको एक पुट्ठी राह पे लगाया जा रहा है, क्या वो नुकसान नहीं? But I think what he suspects is, I think, and this is a disagreement on the practical end, यानी प्रिंसिपल एंड पे डिसएग्रीमेंट नहीं है उनकी किसी के साथ, यानी इस मामले में हम सारे इत्तेफाक करते हैं कि यहाँ पे एक जेन्युइन ऑथेंटिक ऑर्गेनिक इस्लामिक इनकलाब रेवोल्यूशन मूवमेंट जो आप उसको कहें, वो चेंज आना चाहिए। वो एक वैलिड पॉइंट रेस करते हैं, तबलीगी जमात भी रेस करती है, और इवन तंजीम कुछ हद तक करती थी कि वो जो आप कहेंगे क्रिटिकल मैस वो अचीव नहीं हुआ। हमारी एवरेज पब्लिक जो है वो इस तरह से रिलीजियसली इंक्लाइंड नहीं है, यानी लोग फिल आउट तो कर देंगे सर्वे सेंसस फॉर्म के अंदर कि हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, व्हाट डज़ दैट मीन, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे लगता है, उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, पॉलिटिकल शूरा क्या होगी, पार्लियामेंट क्या होगी, जुडिशरी कैसे ऑपरेट करेगी, उस पर काम अधूरा नहीं है, होना ही नहीं शुरू हुआ प्रॉपरली सही सिरे में, बिस्मिल्लाह ही मतलब हल्की फुल्की हुई है। एक मूवमेंट है द रिवाइवलिस्ट, no, कैसर, all respect, कैसर pretty much पाकिस्तान का स्टेटस को आर्ग्यू करता है, एंड इस मामले में इंजीनियर भाई उसको सही एक पिक करते हैं कि मैंने उनको पॉडकास्ट में भी कई बार कहा है और प्राइवेटली भी कहा है कि स्टेटस को क्लियरली वर्क नहीं कर रहा हमारा। इंजीनियर साहब इनफैक्ट इस चीज़ का सिम्टम है कि स्टेटस को के अंदर जगह जगह चीरा लगाने की जरूरत है, सर्जरी होती है ना एक चीज़ की, उसमें से ट्यूमर निकालना है मिसाल तौर पर, बट द प्रॉब्लम इज़ के व्हेन बैटलिंग मॉन्स्टर्स, ठीक है, द फियर इज़ कि आप खुद एक मॉन्स्टर बन जाओ। तो नीचे का कोट है, तो मैंने कहा कि जरा एक मुजम्मिल भाई की शेड पे, तो लाइक इंजीनियर साहब इन अ वे स्टेटस को के बड़े एक्सट्रीम वो बन गए हैं, लेकिन साथ ही वो स्टेटस को सपोर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम प्रोपोनेंट बन गए स्टेटस को के, लाइक थोड़ा सा इस मामले में वो मैं देखा कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं कि यार जिन लोगों ने ये काम किया इनको सभी, फॉर एग्जांपल अभी जो बहालपुर वाला इंसिडेंट में वीडियो बनाई, भावलनगर वाला सॉरी, उसमें वीडियो में मैंने कहा था कि जो लोग वो किसी सिपाही ने जलाया ना यूनिफॉर्म को, तो वो किसी मीडिया चैनल ने दिखा दी, उन्होंने कहा इस तरह के लोगों को लटका के लितर मारने चाहिए,
और एक और जगह पर उन्होंने कहा था कि जो मौलवियों को डिफेंड कर रहे हैं वो सही गलत ये अलग डिबेट है, ये मॉरल क्वेश्चन नहीं है, टुडे नहीं है। जो उस अबू बकर माविया वाले केस में इन लोगों पे आप पाबंदी लगाएं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे बड़े हैं वो ऊपर और नीचे वाली मीडिया में यानी सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क क्यों करते हैं? इन लॉट ऑफ वेज वो हमारे फ्रीडम्स को स्टेटस को के तहत लिमिट करने की भी रिकमेंडेशन देते हैं। फिर उनकी जो सिविल वॉर की जो रिकमेंडेशन हैं कि जाके आप रद्दुल फसाद करें, मौलवियों का ये करें। आई अंडरस्टैंड कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म। वो ये क्यों करते हैं आपके ख्याल से? प्रीएम्बल देना उसका। आई अंडरस्टैंड कि सेक्टेरियनिज्म, मजहबी टेररिज्म, मजहबी इंतहापसंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिसयूज़ करना, ये सब चीज़ें एक रियलिटी हैं, बट ये कोई यूनिक टू पाकिस्तान नहीं है, ये कोई अनसॉल्वेबल पेंडोरस बॉक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती रही हैं इन वेज शेप्स और फॉर्म्स। तो उसमें फ्रीडम्स के ऊपर, आज़ादियों के ऊपर और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह और सख्ती करके मेरे ख्याल में पॉजिटिव आउटकम आपके ख्याल से जब एक बंदा एक ऑडियंस डेवलप करता है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग होती है और लोग उसके पीछे दीवाने होते हैं तो वो फैशिस्ट हो जाता है? क्योंकि यही बहस इमरान खान के खिलाफ। पॉपुलिस्ट इज द वर्ड दे मेड अप नाउ। ठीक है, इमरान खान खिलाफ। तो अगर अली भाई अभी कोई बात कर रहे हैं तो क्या यही सेम तोहमतें उन पर लग सकती हैं? एक तो मैं पहले वाले एनालिसिस से एग्री नहीं करता जो इमरान खान पे लगती है पॉपुलिज्म की, मैं अली भाई में, लेकिन जो क्रिटिक अली भाई इमरान खान ही कर रहे हैं आजकल, एज इन जो ओवरऑल उन्होंने की हुई है पिछले 1 साल 1.5 साल में, वो अली भाई भी लगती है कि आप बेसिकली एक सेंटिमेंट को प्ले इन कर रहे हैं। क्या इस वक्त फॉर एग्जाम्पल अली भाई ने रिसेंटली वीडियो लगाई जहाँ उन्होंने 6 जजेस की बात की, उन्होंने कहा 4 जजेस की तो मैं वक़्त ही नहीं मानता, वो तो ये कर ही इसलिए रहे हैं ताकि कल को एक सियासी जमात को कवर दे, क्योंकि जब जो उनसे पहले थे जस्टिस अतर, जब उन्होंने बकायदा तकरीरें की थी और उनकी नौकरी गई थी। अतर ने क्या नाम था? जस्टिस अतर था, अतर था उनका नाम। चलो जो भी नाम था, वो जो थोड़े से बॉल्डिंग दाढ़ी है, जो एक्चुअल जिसका पहला मुकदमा था जो चला था, तो ये 4 जज उनके फ़ोन नहीं उठाते थे। और अली भाई ने ये भी कहा कि मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं ज़ाहिर तौर पे। तो डज दिस मीन कि उन 4 लोगों को जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए? ये जो क्वालिफायर है ना जो इस वक्त वो दे रहे हैं, ये वही क्रिटिसिज्म है जो गलत इमरान खान की होती है, जो गलत नवाज शरीफ की एक टाइम पर होती थी। इमरान खान ने गलत नवाज शरीफ की क्रिटिसिज्म की क्योंकि तुमने वो 2 चोरियाँ की हैं या 3 चोरियाँ की हैं या 4 चोरियाँ की हैं, तुमने आज तक किया ही कुछ नहीं है मुल्क के लिए। तो क्योंकि उन 4 जजेस ने या इमरान खान ने XYZ गलतियाँ की तो वो हैं ही काफर फारग है, मसलन के लिए फारग है। अनफॉर्चुनेटली अली भाई अली भाई ने जो ब्लेम किया था फ़िरकों को कि ये रद्द कर देते हैं हर चीज़ हर किसी की, अली भाई वही कर रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल रद्द वो कर रहे हैं वो कतन कुरान और सुन्नत के पर्सपेक्टिव में नहीं कर रहे जिसको हम हतमी मान सकें। फॉर एग्जांपल आप कुरान और सुन्नत से प्रूव कर सकते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं होना चाहिए, सब इसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। हाँ, हर फिरकी ने अपनी हीलें बनाई हुई हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो भी रद्द हो चुकी हैं जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं उसमें मैं अली भाई से ये भी एग्री करता हूँ कि किसी को मजहबी पेशवा ना समझो। लेकिन जो आप उस पर क्रिटिक दे रहे हैं वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको कोई ज़ाती रंजिश है या फिर आपके पर्टिकुलर नैरेटिव में या जिनको आप अपीज़ कर रहे हैं उनको फिट नहीं बैठ रहा। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं ये बात करने में कि PTI की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं और जो फेलियर्स हैं वो रोज़ रोशनी की तरह आया है सबको। इमरान खान एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट में आया और हर चीज़, बट जेल में डाल के बट डज दिस मीन कि 2024 में धांधली नहीं हुई? डज दिस मीन कि 18 में हुई? डज दिस मीन कि इमरान खान को अंदर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर इमरान खान ने काजी फायज ईसा पे गलत केस बनाया था, डज दिस मीन काजी फायज ईसा आज उसके खिलाफ गलत केस बनाए? नहीं। मगर असल में पता है इशू क्या है कि 2018 में भी धांधली हुई थी और उससे पिछली इलेक्शन में भी हुई थी। प्रेसिडेंट है तो इससे 2024 वाली जो है इस पे बात करना स्टूपिड बात है। बिकॉज देखो ना, जब पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ ज़िया का क्रैकडाउन हुआ था ना, सोल्जर हो गया ना, जेल गए थे ना लोग, मार खाई थी। सर 2018 में जितनी बड़ी धांधली हुई है ना उसकी कोई सर लोगों ने पूरी वीडियोस बनाई हैं साबित करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया साबित। उसकी वजह ये है कि एक बड़ी अच्छी बात की थी किसी ने, उन्होंने कहा 2018 और उससे पहले के एविडेंसेस नहीं मौजूद, 2024 के तो लिटरली एविडेंस तक पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। that's not the point के qualifying whether this was worse or that was worse. My point is कि अगर अभी एक significant portion of the population agitated to the point कि they can say कि
अच्छा यार ये बस कर दो, दैट डजंट मीन कि अगर पहले ही हुआ था नहीं, क्योंकि ये पहले हुआ था और प्रेसिडेंट मौजूद है तो हम आइंदा भी करेंगे। बेसिकली जो लोग अब्यूज हुए होते हैं ना, तो वो एक साइकिल परपेचुएट करते हैं। ओह शिट, ठीक वाकई है? यार ये रियलिटी है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ था, एक नदीम फारूक पराचा सही, तो वो कहता है कि अब पीटीआई पे भी करो। ये रियलिटी है, और क्या है वजह? हर्ट पीपल और कुछ भी नहीं है। नदीम पर रजा, डू यू वांना टॉक अबाउट इट? बेसिकली दीस पीपल नीड अ हग। थेरेपी लेने के बजाय तू पीछे लग रहा, देख रहा, मुझे लग रहा था कि शायद पीछे बैठा हुआ है। नहीं, पीछे सिर्फ मरीम नवाज ऑर्डर बैठा है। या सलमान, ग्रेट जॉब बडी। मगर ये प्रॉब्लम है मसलन के सो नहीं, आई एग्री विद यू कि देयर इज अ, और अली भाई का बहुत सारा जो मौकफ है वो 5 हमलों के बाद है। या नो ऑफ कोर्स, एंड सब रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को। गाइस 10 मिनट ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम है हमारे पास, अब टोटल रह गया, उस 10 मिनट के अंदर हम क्विकली ब्रेक डाउन कर देते हैं कि द साइकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। एक तू लुबे लुबाब दे दे, लोग अक्सर मांग रहे लुब्बे लुबाब, जो हमने आज बात की है। जो लुब्बे लुबाब है ना, ये बिक गई है गवर्नमेंट। जो आपको मैं पका के हलवा के खीर ऐसे हप जो खाना चाहते हैं लोग। एक काम कर, तू जो हमने शुरू में शॉर्ट्स नहीं लगानी होती जो कट होता है वो दे दे। और ये हुकूमत और ये हुकूमत कट कर और फिर एक और लाइन, और ये हुकूमत। देखें, उसके पास कोई और चारा नहीं था सवारत के पास। कट आगे। क्या इतना सा भी ज़मीर लोगों में बाकी रहा है? वो कह सकते हैं आंखों में देख कट अगला। टूड हैदर की बॉडी बिल्डिंग रिजीम एक फेलियर है। ओ, इस पे बात करते हैं। माई पॉइंट इज के आई सस्पेक्ट इसराइल की एस्केलेशन और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, दिस इज द थिंग जो प्रेडिक्टेबिलिटी बन गई है ना, इतनी सिनिकल किस्म की पोस्ट 9/11 एक रियलिटी में कि मैं और आई थिंक एवरेज सिटीजन भी बीट फॉर बीट, यानी हम वो हमारा जूम ग्रुप जो होता है आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, उसमें सारे बहन भाई लोग जो आते हैं, मतलब मैं हैरान होता हूँ यार, वो इतना इंक्रीजिंगली बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं मेरे से या आपसे या किसी से भी। मैं शॉक होता हूँ कि लोग एवरेज पब्लिक के पास कितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स आ चुके हुए हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ नेशन स्टेट्स विल बिहेव। इट्स द प्रेडिक्टेबिलिटी जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बन चुकी हुई है कि पाकिस्तान तो करेगा ही ऐसे, इजराइल तो करेगा ही वैसे, ईरान तो करेगा ही तैसे। वो इतनी अनफुलफिलिंग है ना, यानी आप किसी मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के अंदर भी नहीं, आप मतलब किसी डायरेक्शन में कॉम को जाने देते। एंड आई थिंक साइकोलॉजिकली हमें एज पे रखते हैं ना कॉन्स्टेंटली, जो एक नई पॉलिसी रही है, अमेरिका भी अपने मुल्कों में अपने लोगों में अप्लाई कर रहा है। हॉप्ड अप ऑन अपर्स रखो हर वक्त कॉन्स्टेंटली, यू नो, लाइक बिटवीन प्लेजर एंड पेन। यू नो, जो फेसबुक का मॉडल है, यूट्यूब का मॉडल है कि बिल्कुल आप जनाब अभी आपने हेटफुल वीडियो देखी है आपके नज़रिए के खिलाफ, अभी आपने पॉजिटिव देखी है, अभी आपने खाने का शॉट देखा है, अभी आपने खूबसूरत दोशीज़ा देखी है, मतलब एक बिल्कुल आपकी डोपामीन साइकिल जो हिट होती रहे ना। इसमें एक मैंने बड़ी मज़े की चीज़ देखी थी कि जापान के जो समुराई कल्चर था ना, जिसमें जंगजू तैयार होते थे, उसका प्राइमरी फोकस पता है एक बहुत फंडामेंटल इस चीज़ पे था, वो था मेल वाइटैलिटी के मर्द की जो दर्द है, नहीं मेटाफिजिकल या और पार्टली फिजिकल और पार्टली मेटाफिजिकल मर्दाना कुव्वत है, यानी बहसियत मर्द, शिवलरी, दिलेरी, लड़ जाना, इसमें लस्ट भी आती है, इसमें सब जिनसियत भी आती है, वो उसको वाइटैलिटी कहेंगे, उसकी हेल्थ, उसकी क्लासिकली मेल एट्रीब्यूट्स के मर्दाना गबरू है वो वाली सारी, वो फंडामेंटल एस्पेक्ट था उनकी ईथोस का, सेंट्रल वो आप कह लें न्यूक्लियस था। मुझे इस सारे के अंदर नजर आता है कि क्लियरली एक मेल वाइटैलिटी के ऊपर जंग है, वो चाहे खाने में माइक्रोप्लास्टिक्स हों, पानी में फ्लोराइड, यू नो ऑल दिस चीज़ नॉनसेंस है कि ये यू नो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो, चीनी खाओ, ये वो, और हम सब इसका कहीं ना कहीं शिकार होते हैं एडिक्शंस की शक्ल में, पोर्नोग्राफी हो जाए, फिल्म एंड टीवी, एंटरटेनमेंट। आई जस्ट थिंक कि जितना इंसान अपने आप को मेंटली लोकलाइज करेगा ना, यानी वो जो 50-60 जो दोस्त यार अजीज़ हैं, 50-60 बहुत ज़्यादा कह दिया, जो यार भी डाल दिया, दोस्त भी डाल दिए, कोलीग्स भी डाल दिया, और आपका जो जिस्म है और आपकी जो माश है उसकी हलाल, वो उसके ऊपर यानी दो थोड़ी सी आपको आंख रखनी पड़ेगी। एक बिल्कुल आप यानी अपने उस पर, और एक थोड़ी सी आपकी जो ज़रा ना एक ज़रा मेटाफिजिकल आंख है, ग्लोबल सिनेरियो, क्या बड़ी तकवीनी निज़ाम में मूव्स हो रही हैं, कौन जो अमान तुम्हारी तीसरी आंख है वो कहाँ होगी? तीसरी आंख वो हराम है, उसको एक्टिवेट करना हराम है। तो नो, बट माई पॉइंट इज़ कि लाइक इस सब के अंदर ये नहीं लूज़ होना चाहिए कि आप पे क़यामत, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे, के
दज्जाल और कैसे और क्या और किधर से वो हेरेड हेफर और इसराइल का हमला तो ईरान क्या करेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी. इट्स ऑल फाइन डिस्कशंस टू हैव. एंटरटेनमेंट भी हैं, इंफॉर्मेशनल भी हैं, आप डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करती हैं. लेकिन फंडामेंटल एक एस्पेक्ट यही होना चाहिए कि अगर क़यामत तुम्हारे ऊपर आ जाए और तुम दरख्त लगा रहे हो तो दरख्त लगाते रहना. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक आई जस्ट फील लाइक के हियर एंड नाउ को नहीं भूलना चाहिए हमें. थोड़ा सा मटीरियली फिजिकली प्रेजेंट में भी रहना चाहिए. मैं इसका बहुत शिकार होता हूँ पर्सनली. बड़ी खूबसूरत बात की आपने सर. थैंक यू सर. और जनाब लेकिन बड़ा अफसोस हुआ यूक्रेन के बारे में सुन के. यूक्रेन के बारे में सुन के. दुआ कर ले. और असद तू कुछ कहना चाहेगा?